एरिक और उसकी टीम साफ तौर पर आउटनंबर्ड थी। इस बात से कोई इनकार नहीं था। माम्बाज शहर की एक नोटोरियस गैंग उम्मीद से कहीं ज्यादा लोग लेकर आए थे। ऊपर से एरिक की फोर्स का लगभग आधा हिस्सा स्टूडेंट से बना था, जो अपनी एज के एवरेज किड्स से बेहतर जरूर थे, लेकिन उनके न्यूरल लिंक्स कम थे, जिसका मतलब था कम स्ट्रेंथ, कम स्पीड और कम रॉ पावर। फिर भी वे अभी टिके हुए थे, क्योंकि कुछ एडल्ट्स ऐसे थे जिनकी पावर एवरेज तग से कहीं ज्यादा थी, और वे एक साथ कई लोगों को रोके हुए थे। लेकिन एरिक की टीम पीछे हटने वालों में से नहीं थी। आउटनंबर्ड होने के बावजूद वे हेल्पलेस फाइटर्स नहीं थे। पिछले कई महीनों और सालों में उन्होंने कड़ी ट्रेनिंग की थी, और वे माम्बस को बिना लड़े खुद पर हावी नहीं होने देने वाले थे। शुरुआत में यह लड़ाई होपलेस लग रही थी। माम्बस रथलेस फाइटर्स थे, और पेरेंट्स की संख्या तग से कम थी, जिससे हालात बेहद खराब दिख रहे थे। लेकिन 4 लोग, एडम का भाई, एंडरसन के पिता, माइकी के पिता और लुइसा की मां, ने हालात पलटने शुरू कर दिए। माइकी, एरन और मार्था भी खास तारीफ के हकदार थे, क्योंकि अगर वे न होते तो अब तक ज्यादातर स्टूडेंट्स मारे जा चुके होते। फिर भी स्थिति अब भी गंभीर थी, क्योंकि कई किड्स भारी मुश्किल में थे। रेड लोटस लाउंज अब पूरी तरह बैटलफील्ड बन चुका था। चारों तरफ टूटे फूटे सामान, गिरे हुए लोग और हवा में पसीने व खून की मिलीजुली गंध फैली हुई थी। माम्बास के पास नंबर्स और रॉ स्ट्रेंथ थी, लेकिन उनके फाइटर्स टेक्निकली उतने स्किल्ड नहीं थे। धीरे धीरे हालात एरिक की टीम के पक्ष में झुकने लगे। एम्बर और ग्वेन साथ मिलकर एक माम्बा से लड़ रही थी, क्योंकि कार्ल ने उनका पिछला ओपोनेंट मार गिराया था। वे अपनी कंबाइंड स्किल्स से दुश्मन को दबा रही थी। एरिक खुद एक फीमेल थग, माया, के खिलाफ डटी हुई थी। बेनेडिक्ट एक मेल माम्बा से भिड़ा हुआ था, जिसके हाथ में सोर्ड थी, लेकिन अपने वेपन की लंबी रीच और तेज रिफ्लेक्सेस की वजह से वह ज्यादातर अटैक से बच पा रहा था। कार्ल अपने बेटे की मौत के बाद रेज की हालत में था। वह एक साथ कई लोगों से लड़ रहा था, आंखें लाल थीं, और वह अपनी स्ट्रेंथ को बिल्कुल नहीं रोक रहा था। उसके हर वार में भयानक ताकत थी। मैथ्यू दूर से यह सब देख रहा था। उसकी नजर स्टूडेंट्स पर जमी हुई थी। उसे गुस्सा आ रहा था कि उसके लोग अब उन्हें खत्म नहीं कर पाए थे। उसे पता था कि जितनी देर ये लड़ाई चलेगी, उतनी ही ज्यादा संभावना है कि उसके लोग हारेंगे। उसने अपने आदमियों की तरफ मुड़कर चिल्लाया, "What the hell are you doing? Get in there and take them out!" उसके लोग सिर हिलाकर दोबारा लड़ाई में कूद पड़े, हालात पलटने की कोशिश में। लुइसा जमोरा रेड लोटस लाउंज के बीचों बीच खड़ी थी, पसीना उसके चेहरे से टपक रहा था। सामने एक लंबा चौड़ा आदमी था, भारी मांसपेशियों और चेहरे पर घमंडी मुस्कान के साथ। उसे पता था कि स्ट्रेंथ में वह उससे कहीं ज्यादा था, लेकिन पीछे हटने का कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि अगर वह रुकी तो मारी जाती। आदमी ने पंच मारा, जिसे लुइसा ने मुश्किल से डॉज किया। उसने पलटकर वार किया, लेकिन उसकी मुट्ठी उस आदमी पर कोई खास असर नहीं डाल पाई। वह आदमी हंसा, एक ऐसी हंसी जिसने लुइसा की रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। "तुम कुछ भी नहीं हो लिटिल गर्ल," उसने ताना मारा। लुइसा ने हाथ घुमाकर फ्लेम्स की एक दीवार बनाई, लेकिन आदमी आसानी से बच निकला। उसने फिर फायर बर्स्ट छोड़ा, मगर आदमी की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वह हर अटैक से बचता चला गया। उसने मौका देखकर लुइसा पर वार किया, और उसे तेज दर्द महसूस हुआ। दर्द के बावजूद लुइसा ने हार नहीं मानी और अपने चारों तरफ फ्लेम्स की ओरा बना ली। खतरा भांपकर आदमी पीछे हटने लगा, लेकिन लुइसा ने उसी पल फायरबॉल छोड़ा। फिर भी आदमी तेज था और अटैक से बच गया। लुइसा समझ गई कि वह डिसएडवांटेज में है। उसकी फायर कंट्रोल पावर फॉर्मिडेबल थी, लेकिन आदमी की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि सही एम लगाना मुश्किल हो रहा था। उसने अपनी हथेली में ज्यादा मैना जमा किया और एक बड़ी फायरबॉल बनाई, अटैक का रेडियस बढ़ाने के लिए। उसने उसे फेंका, और इस बार आदमी ध्यान भटकने की वजह से पूरी तरह बच नहीं पाया। आग ने उसे झुलसा दिया। फिर भी वह गिरा नहीं। उसने अपनी मैना सर्कुलेशन से डैमेज कम किया और दोबारा आगे बढ़ा। लुइसा ने फ्लेम्स की एक वेव छोड़ी, जिससे वह पल भर को रुका। उसने दूसरा फायरबॉल फेंका, लेकिन आदमी फिर से पास आ गया। अचानक लुइसा को तेज दर्द महसूस हुआ। वह लड़खड़ा गई और जमीन पर गिर पड़ी। आदमी कुछ दूरी पर खड़ा था, चेहरे पर क्रूअल मुस्कान के साथ। कुछ ही पलों में लुइसा की सांसें थम गई। उसी समय सेरेना अपने ओपोनेंट का सामना कर रही थी। उसे पता था कि उसकी ब्रेन क्रिस्टल पावर, सुपर स्पीड उसे थोड़ी देर तक टिकने देगी, लेकिन अगर माइकी, मार्था और एरन की मदद न होती तो वह अब तक गिर चुकी होती।
उसका ओपोनेंट उससे 2 गुने न्यूरल लिंक्स रखता था। वह औरत लंबी, मस्कुलर और कोल्ड एक्सप्रेशन वाली थी। उसके हाथों में नकल डस्टर्स थे और उसकी नजर सेरेना पर जमी हुई थी। उसने हमला किया और सेरेना ने मुश्किल से खुद को बचाया। उसकी स्पीड उसे रिएक्शन का मौका दे रही थी, लेकिन वो बेयरली इनफ था। न्यूरल लिंक्स का फर्क साफ था। सेरेना हर अटैक डॉज तो कर रही थी, लेकिन जवाबी वार करना लगभग नामुमकिन था। तुम फास्ट इनफ नहीं हो, उस औरत ने तंज कसा। एक जोरदार वार से सेरेना दूर जा गिरी। वह जमीन पर पड़ी हाँफ रही थी, शरीर जवाब देने लगा था। औरत ने लगातार हमले किए। सेरेना ने मदद के लिए देखा, लेकिन बाकी लोग भी बुरी तरह फंसे हुए थे। उसने अपनी ब्रेन क्रिस्टल पर पूरा ध्यान लगाया। अचानक सब कुछ स्लो लगने लगा। उसे एक ओपनिंग दिखी और उसने पूरी ताकत से वार किया। औरत लड़खड़ाई, लेकिन गिरी नहीं। डोंट ओवर एस्टिमेट योरसेल्फ किड। उसने सेरेना का हाथ पकड़ा, जोर लगाया और दर्द से सेरेना चीख उठी। वह खुद को छुड़ा नहीं पाई। आखिरी वार ने उसे जमीन पर गिरा दिया। सेरेना मुश्किल से सांस ले पा रही थी। उसकी चेतना डगमगा रही थी। उसकी नजर बगल में पड़ी डैरेक मॉन्टगोमरी पर गई। वह भी उसी हालत में था। हाई रैंक्ड ब्रेन क्रिस्टल, टैलेंट और स्किल्स के बावजूद वे एडल्ट्स के सामने टिक नहीं पाए, जिनके न्यूरल लिंक्स उनसे कहीं ज्यादा थे। धीरे धीरे सेरेना की आंखें बंद होने लगी और उसी के साथ सब कुछ अंधेरे में डूब गया। एरिक और मिया आमने सामने खड़े थे। दोनों की तलवारें रेडी थीं। माहौल में भारी तनाव था। चारों तरफ चल रही ख्यास के बावजूद उन्हें सिर्फ अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। एरिक जानता था कि वह लगभग अपनी लिमिट पर पहुंच चुका है। सामने खड़ी थग उससे ज्यादा ताकतवर थी। मिया तेज, एजाइल और रथलेस थी। उसकी स्ट्रेंथ से एरिक मैच नहीं कर पा रहा था। अब तक वह सिर्फ नथानियल की पावर की वजह से टिका हुआ था, जिसने उसे इतना स्पीड और पावर दिया था कि वह उसके वारों का जवाब दे सके। लेकिन उसकी थोड़ी सी मैना अब लगभग खत्म हो चुकी थी और उसे नहीं पता था कि वह और कितनी देर टिक पाएगा। वहीं दूसरी तरफ मिया खुद एरिक की स्किल्स देखकर हैरान थी। रोज रोज ऐसा नहीं होता कि 16 साल का कोई लड़का उसकी उम्र की फाइटर के सामने इतनी देर तक टिक सके। वह साफ तौर पर लूजिंग साइड पर था। उसके शरीर पर कई जख्म थे, लेकिन फिर भी ये एक इंप्रेसिव फीट था। फिर भी मिया की एक्सपर्ट आंखें देख सकती थी कि लड़का जल्द ही अपनी लिमिट पर पहुंच जाएगा। उसे रथलेस और एफिशिएंट बनने की ट्रेनिंग दी गई थी और उसे कोई शक नहीं था कि देर सवेर वह उसे गिरा देगी। बिना किसी वार्निंग के मिया ने आगे छलांग लगाई। उसकी तलवार क्लब की लाइट्स में चमकी। एरिक ने मुश्किल से उसका अटैक पैरी किया और थोड़ा पीछे हटकर डिस्टेंस बनाने की कोशिश की। मिया तेज थी, उसे हर चीज के लिए तैयार रहना पड़ रहा था। एक पीछे हटते हुए उसे सर्कल करने लगा। मिया ने की डिफेंस टाइट थी। दोनों की आंखें एक दूसरे में जमी थीं। अवेकनर ने देखा कि मिया आंखें कोल्ड और कैलकुलेटिंग थी। वह उसके मूव्स एंटिसिपेट कर रही थी। एरिक ने इनिशिएटिव लेने का फैसला किया और अपनी फ्लाइसा से वार किया। मिया ने आसानी से पैरी किया, थ्रस्ट से जवाब दिया। एरिक किसी तरह हबज गया, लेकिन हवा के झोंके ने उसकी स्किन को छू लिया। इतनी ताकत थी उस वार में। दोनों फाइटर्स लगातार ब्लोज एक्सचेंज करते रहे। एरिक स्किल था, लेकिन मिया ज्यादा फास्ट, स्ट्रॉन्ग और एजाइल थी। उसने एरिक पर कुछ और हिट्स लैंड किए। हालांकि एरिक ने ज्यादातर अटैक्स तलवार से डिफ्लेक्ट कर लिए। एरिक ने फाइंट्स का इस्तेमाल करना शुरू किया, मिया को ऑफ बैलेंस करने की कोशिश में। कुछ देर तक यह काम कर गया और उसने उस पर कुछ हिट्स भी लगाए जो मिया के लिए सरप्राइज था, लेकिन वे शैलो थे और वह ज्यादा देर तक फूल्ड नहीं रहने वाली थी। जैसे जैसे फाइट लंबी होती गई, एरिक की फटीग साफ दिखने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अनंत समय से लड़ रहा हो। फक, अगर ये सारे लेवल अप्स न होते तो मेरी मैना अब खत्म हो चुकी होती, उसने सोचा। इसके उलट मिया और ज्यादा डेंजरस लगने लगी। उसके मूवमेंट्स और फ्लूइड और प्रिसाइज हो गए और उसने अटैक्स और अग्रेसिव कर दिए। मानना पड़ेगा किड, तुम उम्मीद से ज्यादा देर तक टिके, मिया ने ग्रिन के साथ कहा। मुझे लगा था अब तक तुम जमीन पर पड़े होते। एरिक ने दांत भींचे और आगे झपटा। अच्छा लगा कि मैंने तुम पर लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ा, उसने कहा। मिया ने आराम से पैरी किया और काउंटर स्लैश मारा, जिससे एरिक बाल बाल बचा। लास्टिंग इंप्रेशन? हाँ हंसी। हाँ, इंप्रेशन तो है, लेकिन तुम इतने अच्छे नहीं हो कि इससे जिंदा बच सको। एरिक जानता था कि वह सही थी। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में वह उसका मैच नहीं था। लेवल अप्स ने ही उसकी जान बचाई थी। लड़ाई जारी रही। एरिक और थकता गया। उसकी स्पीड कम होती गई और मैना लगभग 0 पर थी। माया ने उसकी कमजोरी भांप ली और हर अटैक के साथ उसे पीछे धकेलने लगी।
तुम स्लॉपी हो रहे हो। उसने ताना मारा और एरिक के कंधे पर जोरदार वार किया। गिव अप कर दो। स्ट्रीट तग से हारने की एम्बेरसमेंट तो बचेगी। एरिक गुर्राया। उसकी विजन ब्लर होने लगी थी। फिर भी वह इस तरह हार मानने वाला नहीं था। कैंट यू स्टॉप टॉकिंग प्लीज? उसने गुस्से में कहा। फाइट शुरू होने से अब तक तुम चुप ही नहीं हुई। सीरियसली, तुम्हारी बैकवास छुरा लगने से भी ज्यादा पेनफुल है। मिया की आंखें सिकुड़ गई। फिर वह हंस पड़ी। ठीक है, उसने कहा। अगर ऐसा है तो अब तुम्हारे साथ खेलने की कोई वजह नहीं बची। उसके अटैक्स और फरोशियस हो गए। एरिक पूरी ताकत से रेजिस्ट करता रहा, लेकिन उसका शरीर जवाब देने लगा था। एक तेज मूवमेंट में मिया ने उसकी गर्दन की तरफ वार किया। एरिक किसी तरह बच गया, लेकिन बैलेंस खो बैठा। वह पीछे लड़खड़ाया और जमीन पर गिर पड़ा। उसे पता था, अब शायद यही अंत था। मिया ने तलवार उसकी गर्दन पर रख दी और ट्रायम्फेंटली मुस्कुराई। लगता है मैं जीत गई, उसने कहा। एरिक हाँफ रहा था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था, हार तय थी। फिर भी उसने तलवार उठाई, आखिरी सांस तक लड़ने को तैयार। मिया ने तलवार उठाई, फाइनल ब्लो के लिए, लेकिन उसी पल कार्ल लड़ाई में कूद पड़ा। के पिता आगे आए। हवा कांप उठी जब मिया ने हाथ उठाकर गस्त बनाया, लेकिन कार्ल रुका नहीं। उसने हथेलियों से छोटे एक्सप्लोजन्स बनाए और हवा को डिस्पर्स कर दिया। मिया की आंखें चौड़ी हो गईं जब कार्ल पलक झपकते ही उसके सामने आ गया और एक जोरदार वार से उसे जमीन पर फेंक दिया। तुम सोचते हो यूं ही आकर सब बर्बाद कर दोगे? ओल्ड मैन, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। कार्ल पूरी फेरोसिटी के साथ उस पर झपटा। उसने उसकी पावर देखी थी, लेकिन सीधे सामना नहीं किया था। मिया ने तलवार से वार किया, लेकिन कार्ल आसानी से बच गया। उसने पंच मारा। मिया ने आखिरी पल में विंड ब्लास्ट से खुद को पीछे धकेल दिया। कार्ल गिरा, फिर संभल गया। दोनों सर्कल करने लगे। मिया ने पागलपन भरी चमक के साथ हमला किया, लेकिन कार्ल तैयार था। उसने साइड स्टेप किया और वार किया। एक्सप्लोजन ने उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लड़ाई डॉग फाइट जैसी हो गई। मिया बार बार उसकी गर्दन काटने की कोशिश करती और कार्ल एक्सप्लोजन्स और एंडरसन की क्लेमोर से जवाब देता। कार्ल जानता था, एक सही एक्सप्लोजन काफी होगा, लेकिन तभी मिया ने एरिक को नजरअंदाज कर दिया। एरिक पीछे से छपटा और अपनी ब्लेड उसकी साइड में घोंप दी। मिया चौंकी और उसी पल कार्ल ने मौका लिया। एक जबरदस्त ब्लास्ट, उसका पूरा राइट आर्म शोल्डर समेत उड़ गया। मिया लड़खड़ाई, खून बहने लगा। उसने कार्ल की तरफ देखा, हैरानी और शॉक से। तुम अच्छे हो, वह हाँफते हुए बोली और जमीन पर गिर पड़ी। कार्ल ने गहरी सांस ली। उसी समय एरिक को नोटिफिकेशन मिला, हॉस्टाइल इंडिविजुअल किल्ड। मैना अब्सॉर्बिंग प्रोसेस स्टार्टिंग। 0%, 1%, 5%, 30%, 70%, 100%. Mana successfully absorbed, starting converting procedure. 3, 2, 1, 0. Mana successfully converted into experience. 405 experience points awarded to the host. Level. Red Lotus Lounge के अंदर पूरी तरह छास फैल चुका था। जो जगह कभी एलिगेंट और लाइवली हुआ करती थी, अब एक बैटलफील्ड बन चुकी थी। जमीन पर लाशें बिखरी थी। फर्नीचर उलट-पलट और टूट-फूट चुका था। जो स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स को बचाने आए थे, अब वे साफ तौर पर आउटनंबर्ड और आउटमैच्ड थे। सिर्फ इस वजह से उनकी जान बची थी कि कुछ पेरेंट्स ज्यादातर थग्स को रोके हुए थे। लेकिन यह सभी के लिए सच नहीं था। उस दिन बहुत से लोग मारे गए, पेरेंट्स भी और स्टूडेंट्स भी। पूरी कोशिशों के बावजूद पेरेंट्स एक साफ डिसएडवांटेज में थे। उनमें से ज्यादातर के पास कोई खास स्ट्रॉन्ग पावर नहीं थी, भले ही उनके बच्चों के पास हो, और उनके पास वेपन्स भी नहीं थे। वे ऐसे लोगों से लड़ रहे थे जिनके लिए मारना जॉब का हिस्सा था, जिनके लिए लड़ाई सेकंड नेचर थी। उनकी मिलिट्री एक्सपीरियंस भी काम नहीं आ पा रही थी, क्योंकि उन्होंने बहुत पहले ट्रेनिंग छोड़ दी थी। धीरे धीरे माम्बा सिचुएशन पर कंट्रोल लेने लगे। साफ दिख रहा था कि वे पीछे हटने के मूड में नहीं थे। वे रथलेस एफिशिएंसी के साथ आगे बढ़ रहे थे। जो भी रास्ते में आता, उसे गिरा देते। पेरेंट्स बहादुरी से लड़े, लेकिन यह एक लूजिंग बैटल थी। एक एक करके वे गिरते गए और उनके शरीर जमीन पर बढ़ते ढेर का हिस्सा बनते गए। कभी साफ दीवारें अब खून से सनी थीं और हवा में पसीने, डर और हिंसा की गंध भरी हुई थी। फिर भी अपने बच्चों की खातिर पेरेंट्स ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी आखिरी ताकत तक लड़ाई लड़ी, यह उम्मीद करते हुए कि किसी तरह टाइड पलट सके। लेकिन अपने बच्चों की लाशें देखकर उनका हौसला टूटता जा रहा था। माम्बाज बहुत स्ट्रांग थे, बहुत ऑर्गेनाइज्ड थे और बहुत रथलेस भी। वे हर जगह एक साथ मौजूद लगते थे, छायाओं से वार करते और तुरंत गायब हो जाते।
एक एवरेज पेरेंट के लिए उनके मूव्स को एंटिसिपेट करना या उनका अगला टारगेट समझना नामुमकिन था। जैसे जैसे लड़ाई चलती रही, रेस्क्यूड हॉस्टेजेस की उम्मीद टूटने लगी। वे थक चुके थे, घायल थे और मेंटली भी टूट रहे थे। मैथ्यू क्लब के एक अंधेरे कोने में आगे पीछे टहल रहा था। उसकी मुट्ठियां गुस्से से भींची हुई थीं। उसे उम्मीद थी कि उसके सबॉर्डिनेट्स अब तक किड्स और पेरेंट्स को निपटा चुके होंगे, लेकिन वे इस काम में स्ट्रगल कर रहे थे। ओवरऑल एडवांटेज उसके पास था। फिर भी उसने सोचा था कि उसके आदमी अब तक ये सब खत्म कर चुके होंगे। उसे डर था कि कहीं उन्होंने अथॉरिटीज को अलर्ट न कर दिया हो, या उससे भी बुरा, क्लैंस को। वह क्लब के अलग अलग हिस्सों से आती लड़ाई की आवाजें सुन सकता था, लेकिन यह जीत की आवाज नहीं थी। ये उसके लोगों के मारे जाने की आवाज थी, कुछ पेरेंट्स के हाथों। खास तौर पर 4 लोग ऐसे थे जो उसके ज्यादातर आदमियों को रोके हुए थे और केविन और मिया जैसे इंपॉर्टेंट मेंबर्स को मार भी चुके थे। यूजलेस पीसेस ऑफ शिट, उसने बुदबुदाया। उसकी आंखों में आग थी। उसे इनकॉम्पिटेंस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी, खासकर जब वह उसकी प्लान्स को अफेक्ट करे। उसने इस ऑपरेशन में बहुत इन्वेस्ट किया था और उसे रिजल्ट्स चाहिए थे। उसने अपनी फाइनेंशियल लिमिट्स के भीतर सबसे अच्छे थग्स और क्रिमिनल्स हायर किए थे, लेकिन अब उसे अपने फैसलों पर पछतावा हो रहा था। क्रिस्टल क्रॉस गैंग ने अपने असैसिन्स देने से मना कर दिया था, और वह और पैसे भी खर्च नहीं कर सकता था क्योंकि माम्बास के अंदर ही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए उसे अपनी फोर्सेस बांटनी पड़ी थी। उसने देखा कि उसके 2 सबॉर्डिनेट्स लड़खड़ाते हुए उसके पास से गुजरे। उनमें से एक अपनी बांह पकड़े हुए था। वे बुरी तरह घायल थे, पसीने और खून से लथपथ। मैथ्यू का गुस्सा और भड़क उठा। उसने पास वाले थग को कॉलर से पकड़ लिया। क्या कर रहे हो तुम? किड्स को अब तक क्यों नहीं मारा? उसने जहरीली आवाज में कहा। थग हकलाने लगा, सफाई देने की कोशिश की, लेकिन मैथ्यू ने उसे रोक दिया। मुझे एक्सक्यूजेस नहीं सुनने। अगर फेल हुए तो क्या होगा जानते हो। वापस जाओ और काम खत्म करो, उसने गुर्राते हुए कहा और उसे धक्का दे दिया। उसने उन्हें फिर से लड़ाई में कूदते देखा, लेकिन वह जानता था थोड़ी देर में वे फिर हारेंगे। तभी उसकी नजर बार पर पड़ी, जो अभी भी क्लब के कोने में खड़ा था। वहां शराब की कई बॉटल्स थीं। उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान आई और गुस्सा जैसे उसके रोम रोम से टपक रहा हो। वह बार की तरफ बढ़ा, बॉटल्स को देखा, एक बड़ी वॉडका की बोतल उठाई और कुछ शॉट ग्लासेस लिए। उसने एक शॉट डाला और गले से नीचे उतार लिया। फिर दूसरा, फिर तीसरा, जब तक शराब का नशा उसे हल्का सा इनविगोरेटेड महसूस कराने न लगा। उसने मुड़कर फिर से लड़ाई को देखा। अब उसके आदमी धीरे धीरे एडवांटेज लेने लगे थे। जब कार्ल रेड लोटस लाउंज में तग से लड़ रहा था, उसकी नजर माइकी की मां एना पर पड़ी, जो 4 बड़े बड़े आदमियों से जूझ रही थी। वह तुरंत उसकी तरफ बढ़ा और एक थग को अपनी हथेलियों से निकले एक्सप्लोजन से गिरा दिया। तुम ठीक हो? कार्ल ने हाथ बढ़ाते हुए पूछा। आना ने सिर हिलाया, लेकिन उसका चेहरा ग्रिम था। मुझे नहीं लगता मैं ज्यादा देर लड़ पाऊंगी, उसने कहा। हमने बहुत से लोगों को खो दिया है। किड्स को यहां से निकल जाना चाहिए। कार्ल ने एक इनकमिंग अटैक से बचते हुए चारों ओर देखा। रेड लोटस लाउंज पूरी तरह तबाह हो चुका था। लाशें जमीन पर पड़ी थीं, टूटे फर्नीचर और शैटर्ड ग्लास हर जगह था। लड़ाई, हथियारों की टकराहट और एक्सप्लोजन्स की आवाजें पूरे हॉल में गूंज रही थीं। तभी उसने देखा, दरवाजों के पास से धुआं उठने लगा था। उन्होंने जो आग लगाई थी, वह आखिरकार बिल्डिंग को निगलने लगी थी। लेकिन जमोरा क्लैन के कारण एनिमीज ने शायद अभी नोटिस नहीं किया था। कार्ल को ऐसा लग रहा था जैसे वह सदियों से लड़ रहा हो। उसकी हथेलियां अभी भी पिछली अटैक की एनर्जी से क्रैकल कर रही थीं। उसने एक पल रुककर सिचुएशन असेस की। उनकी कोशिशों के बावजूद वे अभी भी डिसएडवांटेज में थे। कई लोग गिर चुके थे और लड़ने वाले बहुत कम बचे थे। तभी उसने देखा, एरन एक अटैक से पीछे फेंका गया। लड़का पूरी तरह एग्जॉस्टेड था, फिर भी अपने स्लाइम अटैक से बाकी स्टूडेंट्स को बचाने की कोशिश कर रहा था। कार्ल जानता था वे ऐसे ज्यादा देर नहीं टिक सकते थे। या तो टाइड पलटना होगा या किड्स को भागने का मौका देना होगा। सब समझ में आते ही कार्ल को एहसास हुआ कि आना सही थी, लेकिन किड्स को बाहर निकालना आसान नहीं था, और वह जानता था कि जैसे ही वे भागेंगे, लड़ाई पेरेंट्स के लिए और मुश्किल हो जाएगी। मैं समझता हूं, कार्ल ने कहा। तुम क्या सजेस्ट करती हो? आना ने कृतज्ञता और डर के मिले जुले भाव से उसकी तरफ देखा। हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। किड्स को भागने को कहो और हम तग्स को रोकते हैं।
हम आउटनंबर्ड हैं, आसान नहीं होगा, उसने आगे कहा। आखिर में अगर वे बच पाए तो वो सिर्फ उनकी किस्मत होगी। कार्ल ने कुछ पल सोचा। ठीक है, उसने कहा। वह नहीं चाहता था कि उसके बेटे के दोस्त यहां मरे। आना ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें अब भी शक से भरी थीं। उम्मीद है वे बच पाएंगे, उसने माइकी को देखते हुए कहा। कार्ल ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हम और किसी को नहीं खोएंगे, उसने दृढ़ स्वर में कहा। हम साथ में इससे निकलेंगे। लेकिन उसी पल एक जोरदार आवाज गूंजी। वे सब उस दिशा में मुड़े और जो उन्होंने देखा वह रूह कंपा देने वाला था। मैथ्यू लड़ाई में कूद चुका था, पूरी फ्रेंजी में, और उससे भी ज्यादा भयानक था। उसके पैरों के पास पड़े चार्ली हेस और स्टेफान स्ट्रिकलैंड के शरीर, जबकि वह एडम बॉन्ड का सिर अपने हाथों में पकड़े खड़ा था। उसी समय पूरे बिल्डिंग में दिल चीर देने वाली चीखें गूंज उठी। फ्रैंक, एडम का भाई, और स्टेफन व चार्ली के पेरेंट्स की आंखों में सन्नाटा था। उन्होंने अभी अभी अपने बच्चों को मरते देखा था। अगर उन्हें किडनैप न किया गया होता तो यह सब न होता। उनके मन में एक ख्याल आया, किड्स उन्हें बचाने क्यों आए? क्या बेहतर नहीं होता कि सिर्फ बड़े लोग मर जाते? वे जानते थे कि रेस्क्यू टीम समय पर नहीं आ सकी, और अगर किड्स ना आते तो शायद सब मर जाते। लेकिन क्या यह जरूरी था? आखिर में हॉस्टेजेस और स्टूडेंट्स दोनों मारे गए। कार्ल और आना ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर बिना कुछ कहे फिर से लड़ाई में कूद पड़े। कार्ल के एक्सप्लोजन्स और आना के फ्लैश ईटिंग बग्स मिलकर खतरनाक कॉम्बो बन गए और उन्होंने कई तग्स को पीछे धकेल दिया। लड़ते हुए आना ने चिल्लाकर बाकी किड्स को कहा, यहां से निकल जाओ, हम इन्हें रोके रखेंगे। हर किसी ने सुना, स्टूडेंट्स ने भी, थग्स ने भी। एरिक तुरंत समझ गया, यही बचने का आखिरी मौका था। माया के साथ फाइट के बाद वह बुरी तरह घायल था और दर्द उसकी फाइटिंग एबिलिटी को क्रिपल कर रहा था। भागना ही सबसे सही ऑप्शन था। उसने भीड़ में एम्बर को ढूंढा। जैसे ही उनकी नजर मिली, दोनों ने सिर हिलाया। रिट्रीट, एम्बर चिल्लाई। चलो यहां से निकलते हैं। एरिक कमरे के बीचों बीच खड़ा था, धुएं से भरे डांस फ्लोर में अपने सभी दोस्तों को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। पूरा क्लब आग की लपटों में घिर चुका था और हवा में इतना घना धुआं भर गया था कि कुछ ही कदम आगे देख पाना मुश्किल हो रहा था। उसके पीछे से मार्था की दबी दबी सिसकियां सुनाई दे रही थी। वह डरी हुई थी और एरिक उसे दोष नहीं दे सकता था। वे अभी अभी नर्क से गुजरे थे और अब बहुत देर होने से पहले उन्हें इस जलती हुई इमारत से बाहर निकलना ही था। आज उस लड़की ने बहुत से लोगों को मरते देखा था और अपनी पूरी कोशिश के बावजूद वह उन्हें बचा नहीं पाई। एरिक ने हॉलवे को देखा। काले धुएं से उसकी आंखें जल रही थीं। वह मुश्किल से कुछ मीटर आगे देख पा रहा था, लेकिन उसे पता था कि उन्हें हर हाल में जल्दी निकलना होगा। एम्बर, उसने पुकारा। धुएं से उसकी आवाज भारी हो चुकी थी। हमें मेन एंट्रेंस की तरफ जाना होगा। कुछ मीटर दूर खड़ी एम्बर ने उसे घबराहट भरी नजरों से देखा। मुझे पता है, लेकिन मुश्किल हो रहा है। क्या हमें माइकी की मां का इंतजार करना चाहिए? एरिक ने सिर हिला दिया। तुमने उनकी बात सुनी थी। हम और नहीं रुक सकते। आग बहुत तेजी से फैल रही है और ये लोग हमारे लिए बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। अगर हमने देर की तो वे हमें पकड़ लेंगे। हमें अभी जाना होगा। एम्बर एक पल के लिए डगमगाई, फिर सहमति में सिर हिला दिया। ठीक है, चलो। एरिक आगे बढ़ा, धुएं से भरे हॉलवे में मेन एंट्रेंस की ओर रास्ता बनाते हुए। गर्मी लगभग असहनीय थी और उसे महसूस हो रहा था कि उसकी त्वचा जलने लगी है। सिर्फ उसके दोस्त ही नहीं, बल्कि बाकी बचे स्टूडेंट्स भी उनके पीछे पीछे आ गए। ब्रिटनी, पेट्रिशा, जेकब, एन्या और स्टेला। एरिक ने एक तग के अचानक हुए हमले से खुद को बचाया और तभी एक पेरेंट उसकी मदद के लिए आगे आया, जिससे आगे का हमला रुक गया। क्या तुम ठीक हो? एम्बर ने चिंता से पूछा। एरिक ने दांत भींचते हुए सिर हिलाया। बस चलते रहो। चलो गाइस, उसने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की। सबने सिर हिलाया और साथ साथ आगे बढ़े। हवा झुलसाने वाली और दम घोटने वाली थी और लपटें डांस रूम के अंदर फैल चुकी थी, हर पल और करीब आती हुई। एरिक रास्ता दिखा रहा था, लड़ाई के दौरान मचे मलबे और जमीन पर पड़े कई शवों के बीच से रास्ता खोजते हुए। जिस कमरे को वे अभी छोड़कर आए थे, वहां चल रही लड़ाई की आवाज कान फाड़ देने वाली थी। हथियारों की टकराहट और कार्ल के एक्सप्लोजन्स बाकी सब आवाजों को दबा रहे थे। चलते चलते एरिक ने चारों ओर की तबाही को देखा। जो जगह कभी आलीशान थी, अब पूरी तरह खंडहर बन चुकी थी। दीवारें कालिक से काली पड़ रही थीं और हवा में जलती लकड़ी और धुएं की गंध थी। एरन और माइकी उसके पीछे थे।
उनके चेहरों पर गहरा दुख साफ छलक रहा था। उनके पेरेंट्स जिंदा थे, लेकिन माइकी की मां ने पीछे रुककर खुद को कुर्बान करने का फैसला किया था ताकि वे भाग सकें। ऊपर से एंडरसन भी मर चुका था। एरिक उनके दर्द को समझ सकता था। वह खुद भी शोक में डूबा हुआ था। अवेकनर और बाकी लोग धुएं से भरे हॉलवे में खांसते हांफते आगे बढ़ते रहे। घने धुएं और मलबे के बावजूद पीछे लड़ रहे पेरेंट्स की वजह से वे बिना किसी बड़ी रुकावट के एंट्रेंस तक पहुंच गए। लेकिन असली समस्या वहीं खड़ी थी। मैथ्यू ने किसी को उनका रास्ता रोकने भेज दिया था। जैसे ही वे बाहर निकलने वाले थे, उन्होंने देखा 5 लोग उनके सामने खड़े थे। एरिक सतर्क हो गया, लड़ाई के लिए तैयार, लेकिन पास आते ही उसे एहसास हुआ कि हालात उससे भी ज्यादा खराब है। फक! एरिक चिल्लाया, उनके खुरदुरे हुलिये को देखते हुए। उनमें से एक आगे बढ़ा, चेहरे पर तिरछी मुस्कान लिए। तुम कहीं नहीं जा रहे, बॉस चाहता है कि तुम मरो। एरिक का दिल डूब गया। उन्हें फिर से लड़ना पड़ेगा। यह सब बहुत बुरी तरह खत्म होने वाला था। केडन के लोग कहां थे? चीजें उसके हिसाब से क्यों नहीं चली? क्या पेरेंट्स को बचाना सही फैसला था? क्या उसे केडन के लोगों का इंतजार करना चाहिए था? लेकिन अगर वे समय पर नहीं आते या मैथ्यू ने उन्हें देखते ही पेरेंट्स को मार दिया होता तो? यह जानना नामुमकिन था। इसलिए एरिक ने उन ख्यालों को वही छोड़ दिया। अभी सिर्फ एक ही चीज मायने रखती थी, यहां से निकलना। और उसके लिए इन 5 लोगों को हराना जरूरी था। एरिक ने एनालिसिस से उन्हें स्कैन किया। ज्यादातर एंट्रेंस गार्ड्स के लेवल पर थे, सिवाय एक आदमी के जो एमआई लेवल पर था। उन्हें मारना मुमकिन था। समस्या यह थी कि सरप्राइज का फायदा अब नहीं था। एम्बर ने डर से भरी आंखों से एरिक को देखा। हम क्या करें? अवेकनर जानता था, लड़ाई के सिवा कोई रास्ता नहीं था। उनकी तरफ कुल 13 लोग थे, जबकि मैथ्यू के लोग सिर्फ 5। वे वहां खड़े रहकर हमला होने का इंतजार नहीं कर सकते थे। फाइट काइट के लिए तैयार हो जाओ, उसने धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा। मार्था, तुम मेरे साथ रहो। एरन, तुम ग्वेन और एम्बर के साथ जाओ, उस आदमी को संभालना। बाकी लोग अपने हिसाब से टारगेट चुनो। सबने हैरानी से उसे देखा, लेकिन किसी ने सवाल नहीं किया। उन्हें पता था कि उनकी जिंदगी अब एरिक के हाथ में है। उसने तेजी से टारगेट्स बांटे और सब तैयार हो गए। एरिक का लक्ष्य था धनुष और मैना एरोज वाले आदमी को गिराना। वह सबसे खतरनाक था और वही अकेला था जो उसकी स्पीड को लगभग मैच कर सकता था। रेंज यूनिट को न्यूट्रलाइज करना सबसे जरूरी था। पिछली लड़ाइयों में वह हमेशा के लोगों की मदद से रहा था। इस बार सिर्फ मार्था का खासा शायद काफी था। आखिरकार उसने पिछले के महीनों से जमा किए गए स्टेटस पॉइंट्स इस्तेमाल करने का फैसला किया। इससे उसकी मैनर रिजर्व्स भर जाएंगी और वह ज्यादा देर तक बेहतर तरीके से लड़ सकेगा। सिस्टम यूज ऑल द अवेलेबल स्टेटस पॉइंट्स ऑन एनर्जी। अंडरस्टूड। 35 स्टेटस पॉइंट्स एनर्जी पर खर्च किए गए। करंट एनर्जी पॉइंट्स 72। अचानक ऐसा लगा जैसे वह एनर्जी के एक अंतहीन कुएं से जुड़ गया हो। वह खुद को ताकतवर, जिंदा और पहले से कहीं ज्यादा जागृत महसूस कर रहा था। इतनी जबरदस्त एनर्जी उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और नसों में एड्रेनलिन दौड़ रहा था। वह महसूस कर सकता था कि बाकी लोग उसे हैरानी से देख रहे हैं। शायद उन्होंने भी यह बदलाव महसूस किया था। फिर उसे एहसास हुआ उसकी मैना बढ़ चुकी थी। वह उसके अंदर ऐसे बह रही थी जैसे किसी संकरे कैन्यन में उफनती नदी। यह उसकी अब तक की किसी भी ताकत से ज्यादा थी। Congratulations, host. Your brain crystal just reached the D level. However, I strongly suggest you leave this place, as you basically revealed the biological supercomputer existence. यह पूरी तरह सच नहीं था। बाकी लोग ठीक ठीक नहीं जानते थे कि क्या हुआ है। लेकिन अगर एम्बर और बाकी लोगों ने माना का उभार महसूस किया था, तो वे 5 तक भी जरूर महसूस कर चुके होंगे। फिर भी एरिक के चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। माना की ताकत उसके भीतर दौड़ रही थी। क्या तुम ठीक हो? ये सब क्या है? एम्बर ने घबराकर पूछा। एरिक ने सिर हिलाया। मैं ठीक हूं, उसने कहा, लेकिन अभी इससे ज्यादा नहीं बता सकता। उसने अपने हाथों की ओर देखा। एनर्जी अब भी उनमें गूंज रही थी। यह तो बस शुरुआत थी। मुझे नहीं पता तुमने अभी क्या किया, 5 में से एक थग बोला। लेकिन अगर हम तुम्हें जिंदा बॉस के पास ले गए तो इनाम जबरदस्त होगा। एरिक का दिल सख्त हो गया। उनके पास लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। राज छुपाने से बेहतर था जिंदा रहना। पूरी एनर्जी के साथ एरिक ने अपनी फ्लाई से निकाली और न्यूरल लिंक्स के जरिए नेथानियल और शार्पनिंग पावर को एक्टिवेट किया। मार्था, उसे पकड़ने की कोशिश करो।
जमीन से कांटेदार बेलों का सैलाब फूट पड़ा, सीधे आर्चर की तरफ बढ़ता हुआ। एरिक उस आदमी पर टूट पड़ा और बाकी स्टूडेंट्स भी आगे बढ़े। एम्बर अब भी अपनी पावर इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी, लेकिन जरूरत पड़ते ही वह तैयार थी। इस बार एरिक ने न्यूरल लिंक्स में दोगुनी माना डाली। नेथानियल की पावर की वजह से उसकी स्पीड पागलपन की हद तक बढ़ गई, इतनी कि वह एमआई लेवल के आर्चर की रफ्तार को मैच करने लगा। और यही देखकर उस आदमी की आंखों में पहली बार साफ हैरानी दिखाई दी। एरिक ने अपनी फ्लाइसा का हैंडल कसकर पकड़ रखा था, तलवार का वजन उसकी हथेली में साफ महसूस हो रहा था। सामने आर्चर थग बेंजामिन चेन धनुष ताने खड़ा था, तीर पहले से तैयार। अवेकनर जानता था कि उसे बेहद सावधान रहना होगा। एक भी गलत कदम और तीर उसकी चमड़ी चीर सकता था। आर्चर पीछे हटते हुए धनुष खींचा और एक के बाद एक तीर एरिक की तरफ छोड़ने लगा। एरिक ने फुर्ती से तलवार घुमाई, हर तीर को सटीकता से डिफ्लेक्ट करता गया। इसी दौरान मार्था ने कांटेदार बेलों की भारी मात्रा तैयार की और आर्चर की तरफ भेज दी, ताकि वह दोबारा निशाना न साध सके। बेलें लहराती और मरोड़ खाती हुई अपने टारगेट की ओर बढ़ी, लेकिन आर्चर ने बैक स्टेप लिया और एक और तीर एरिक की तरफ दाग दिया। एरिक तीरों से बचता हुआ आर्चर के और करीब पहुंचता गया। उसकी तलवार धुंधली रोशनी में चमक रही थी। आर्चर लगातार पीछे हट रहा था, उसकी निगाहें कमरे में इधर उधर एस्केप रूट तलाश रही थी। मार्था ने बेलों की एक और लहर भेजी, लेकिन आर्चर उनसे फिसल कर निकल गया और फिर से एरिक पर तीर चला दिया। इस बार अवेकनर तैयार था। वह एक तरफ झुका, तीर को चूकने दिया और अपनी फ्लाइसा से वार किया। थग हमले से बच गया, लेकिन एरिक ने तुरंत एक तेज जैब मारा, जिसने उसे पूरी तरह चौंका दिया। वह लड़खड़ाकर पीछे गया, संतुलन खोते खोते बचा। एरिक ने मौका देखकर उस पर झपट्टा मारा, लेकिन वह जमीन पर रोल करते हुए फिर से दूरी बनाने में कामयाब हो गया। लड़ाई जारी रही और आर्चर बेरहम बना रहा। वह एक ग्रेसफुल समरसॉल्ट से एरिक के हमले से बचा और लगातार तीरों की बारिश करता रहा। एरिक को तेजी से आते तीरों को ब्लॉक और डॉज करने में भारी मेहनत करनी पड़ रही थी। तीरों के जमीन और दीवारों से टकराने की आवाज कमरे में गूंज रही थी, जो लड़ाई की गुर्राहट और चीखों में घुल रही थी। मार्था पूरी कोशिश कर रही थी कि अपनी थॉर्नी वाइन से आर्चर को फंसा ले, लेकिन वह बहुत तेज था। वह कूदता, मुड़ता और कभी खुद को फंसने नहीं देता। एरिक जानता था, अगर उसे वार करना है तो दूरी कम करनी ही होगी। उसने आर्चर को एम करते देखा और उसी पल आगे झपट पड़ा, फ्लाइसा आगे लिए हुए। बेंजामिन उसकी रफ्तार से चौंक गया। एरिक ने जिस तेजी से दूरी तय की, वह उसकी उम्मीद से बाहर था। फिर भी उसने फुर्ती से वार से बचाव किया और तुरंत फिर से तीरों की बौछार शुरू कर दी। एरिक पहले की लड़ाइयों से थका हुआ था, लेकिन बढ़ी हुई मैना की वजह से वह नथानियल की पावर को लिमिट तक धकेल पा रहा था। इसी कारण वह स्पीड के फर्क को झेल पा रहा था। फिर भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह अनंत समय से तीरों से बचता आ रहा हो। उसे नहीं पता था कि उसके दोस्त अपनी अपनी लड़ाइयों में और कितनी देर टिक पाएंगे। अगर सबको बचना था तो उसे जल्दी मदद करनी होगी। नए संकल्प के साथ अवेकनर ने गहरी सांस ली और फिर से बेंजामिन की ओर दौड़ा। इस बार उसने न्यूरल लिंक्स में और ज्यादा माना डाली। जैसे ही आर्चर ने निशाना साधा, एरिक चुका, रोल किया और अचानक बर्स्ट स्पीड के साथ उसके पीछे पहुंच गया। आर्चर घूमते ही एरिक की फ्लाइसा हवा चीरती हुई गुजरी, उसकी गर्दन से बस कुछ सेंटीमीटर्स दूर। आदमी लड़खड़ा गया, चेहरे पर हैरानी साफ थी। यह किसी 16 साल के लड़के की पावर नहीं थी। एरिक ने दबाव बनाए रखा, लेकिन आर्चर जल्दी संभल गया। उसने धनुष खींचा और तीर छोड़ा, जिसे एरिक ने फ्लाइसा से डिफ्लेक्ट कर दिया। तभी मार्था ने मौका देखा और आखिरकार उसे जकड़ लिया। उसने बहुत मेहनत झोंकी थी, इसलिए आदमी बेलों से निकल नहीं पा रहा था। यही काफी था। अवेकनर आखिरी बर्स्ट स्पीड के साथ आगे बढ़ा और अपनी ब्लेड उसके शरीर में घुसा दी। हॉस्टल किल्ड, माना अब्सॉर्बिंग प्रोसेस स्टार्टिंग। 0%, 1%, 5%, 30%, 70%, 100%, माना सक्सेसफुली अब्सॉर्ब्ड। स्टार्टिंग कन्वर्टिंग प्रोसीजर 3, 2, 1, 0 माना सक्सेसफुली कन्वर्टेड इनटू एक्सपीरियंस। 3118 एक्सपीरियंस पॉइंट्स अवॉर्डेड टू द होस्ट। एरिक ने अभी अभी एक मी लेवल के व्यक्ति को मार गिराया था। यह कोई आसान काम नहीं था, खासकर जब वह खुद और चो लेवल पर था। नेथानियल की जिंदगी वाकई आसान रही होगी, अपने ब्रेन क्रिस्टल की वजह से। यह सब सिस्टम और उसके कई ब्रेन क्रिस्टल पावर्स की बदौलत था। लेकिन अब सबके लिए साफ था, एरिक अपनी उम्र के हिसाब से बहुत ज्यादा ताकतवर था।
बाकी लोग उसका लेवल जानते थे, इसलिए उन्हें समझ आ गया कि वह कुछ छुपा रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एरिक और मार्था तुरंत बेनेडिक्ट, फ्लॉयड और माइकी की तरफ दौड़े। वे एक ऐसी महिला से लड़ रहे थे जो मैनासोर्ड समन कर सकती थी। एरिक ने तय किया कि इसी से निपटना जरूरी है। फ्लॉयड उसकी मूवमेंट्स धीमी कर सकता था, माइकी अपने फ्लैश ईटिंग बग से उसे बिजी रख सकता था, और बेनेडिक्ट हमला कर सकता था। उसने ओपोनेंट सोच समझ कर चुने। टीम कॉम्बिनेशन सबसे सही था, इसलिए उसने तीनों को उसी पर लगाया। अगर वह और मार्था भी जुड़ते तो 5 लोगों के लिए उसे मारना बस समय की बात होती, और फिर वे बाकी दोस्तों की मदद कर सकते थे जो थके हुए और कमजोर तग से जूझ रहे थे। एरिक तेजी से महिला की ओर बढ़ा और मार्था ने वाइन से उसे पकड़ने की कोशिश की। महिला ने मैना शिफ्ट महसूस किया और दूरी बना ली, लेकिन माइकी के फ्लैश ईटिंग बग्स उसका पीछा करने लगे। एरिक और मार्था बाकी तीनों के पास पहुंचे। एरिक, मार्था, माइकी, बेनेडिक्ट और फ्लोइड, पांचों साथ खड़े थे, महिला का सामना करते हुए। सब थके और घायल थे, फिर भी उन्हें लड़ना था। महिला तलवार लेकर झपटी। एरिक आगे बढ़ा और फ्लाइसा घुमाई। उसने आसानी से फैरी किया और पलटकर वार किया। नेथानियल की पावर से खुद को पुश देकर एरिक ने हमला डिफ्लेक्ट कर लिया। मार्था ने वाइन्स बुलाई, लेकिन महिला ने तलवार से काट डाला। बेनेडिक्ट ने पीछे से वार किया, पर वह घूमी और एक जोरदार स्विंग से उसे पीछे उछाल दिया। माइकी ने बग से ओपनिंग्स बनाने की कोशिश की। छोटे दांत उसकी फ्लैश को कुतर रहे थे, लेकिन उसे जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। फ्लोइड की पावर ने उसकी मूवमेंट्स इंपेयर कर दी, जिससे लड़ाई मुमकिन हो पाई। यही उनका एडवांटेज था, खास ब्रेन क्रिस्टल पावर्स। लड़ाई भयानक थी। महिला अवा बिजली की रफ्तार से घूमती हुई स्लैशेस और स्टैब्स बरसा रही थी। एरिक मेन फाइटर था। बड़ी हुई मैना और नथानियल की वजह से वह टिक पा रहा था, लेकिन उसे मेटलाइजेशन पावर का सहारा लेना पड़ा। बांह का जख्म हल था, मगर कंधे वाला गंभीर था। उसे संभलना पड़ रहा था। पावर एक्टिवेट करते ही मार्था, माइकी, फ्लोइड और बेनेडिक्ट ने फिर से अजीब मैना ट्रेसेस महसूस किए। उन्हें समझ आ गया, एरिक कुछ और भी इस्तेमाल कर रहा है। वे बहुत करीब थे, नजरअंदाज नहीं कर सकते थे, लेकिन क्लब में इतनी पावर्स चल रही थी कि बाकी किसी ने ध्यान नहीं दिया। एरिक बार बार उसे दूसरों पर हमला करने से रोक रहा था, मगर आसान नहीं था। वह आगे झपटा, लेकिन एवा ने साइड स्टेप लिया और उसकी पीठ पर वार किया। मार्था ने वाइन्स की दीवार खड़ी की, मगर तलवार ने उन्हें मक्खन की तरह काट दिया। माइकी खुकरी लेकर कूदा, ध्यान भटकाने की कोशिश की। अवा ने सहजता से बचाव किया और ब्रूटल काउंटर मारे। बेनेडिक्ट ने फिर हमला किया, फिर पैरी। मार्था दूर से वाइन्स चलाती रही। फक, अवा बुदबुदाई, उनकी टीम वर्क उसके लिए भी ज्यादा थी। कुछ हमले उसे लगे बाहों और पैरों पर। फिर भी एरिक ही था जो सबसे बेहतर टिक पा रहा था। आखिरकार उसने पूरे शरीर को मेटलाइज कर दिया। बिना चोट की परवाह किए महिला ने हमला किया। ज्यादा मैना लगाने के बावजूद वार लगा, सीने पर जख्म उभरा। कंधे जितना बुरा नहीं था। मार्था ने मौका नहीं छोड़ा। उसने वाइन से एवा को जकड़ लिया। कुछ सेकंड तक वह छटपटाई, लेकिन वही काफी था। एरिक आगे बढ़ा और अपनी फ्लाइसा उसकी आंख के सॉकेट में घुसा दी। वह वहीं देर हो गई। हॉस्टल मैना अब्सॉर्बिंग प्रोसेस स्टार्टिंग। 0%, 1%, 5%, 30%, 70%, 100% मैना सक्सेसफुली अब्सॉर्ब्ड स्टार्टिंग कन्वर्टिंग प्रोसीजर। 3, 2, 1, 0 माना सक्सेसफुली कन्वर्टेड इनटू एक्सपीरियंस। 2523 एक्सपीरियंस पॉइंट्स अवॉर्डेड टू द होस्ट। सबने राहत की सांस ली, लेकिन जानते थे लड़ाई अभी बाकी है। उन्हें दूसरों की मदद करनी थी। खुशकिस्मती से यह सब 10 मिनट से ज्यादा नहीं चला। सबसे ब्रूटल फाइट आर्चर के साथ थी। अब जब 5 लोग बाकी 8 की मदद कर सकते थे, तो बचे हुए 3 तग्स को मारना मुश्किल नहीं होगा। उन्हें बस तेज होना था, वरना उनके दोस्त मर सकते थे। एरन, ग्वेन और एम्बर ईथन से लड़ रहे थे। एक ऐसा आदमी जो मैना स्टैफ समन कर सकता था। लड़ाई कई मिनटों से चल रही थी और खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि वह बेहद ताकतवर था और लोगों को मारने का आदी था। एकमात्र राहत की बात यह थी कि वे 3 थे और वह अकेला। फिर भी वे अब तक खुद को उसके सामने अच्छे से संभाले हुए थे। वे ईथन के ज्यादातर हमलों को डॉज और ब्लॉक कर पा रहे थे, लेकिन वह एक स्किल्ड फाइटर था। वह अपने मैना स्टैफ को कभी बड़ा, कभी लंबा, तो कभी भारी बना लेता, जिससे वह दूर से भी बेहद जोरदार वार कर सकता था। स्टैफ का आकार, वजन और लंबाई लगातार बदलते रहने के बावजूद उसकी गति और फ्लो लगभग जादुई थी।
उसकी चालें इतनी स्मूथ थीं कि तीनों के लिए उसका अगला मूव प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो जाता। ये उसकी फिजिकल सुपीरियरिटी की वजह से भी था, लेकिन ट्रेनिंग और रेयर पावर्स के दम पर वे अब तक टिके हुए थे। एरन ने बढ़त लेने की कोशिश करते हुए कोरोसिव स्लाइम की एक लहर समन की और ईथन की तरफ फेंकी, लेकिन आदमी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और अपने स्टाफ से हमला डिफ्लेक्ट कर दिया। स्लाइम एक तरफ जा गिरा और जमीन पर गिरते ही सिजल करने लगा। दूसरी तरफ ग्वेन अपनी मैना आर्मर से बाकी दोनों को कवर दे रही थी और अपनी फिस्ट से ईथन पर वार कर रही थी। उसने पंचेस और किक्स की एक सीरीज चलाई, लेकिन ईथन ने ज्यादातर हमलों को आसानी से इवेड कर लिया। जब ग्वेन और एरन उसे बिजी रखे हुए थे, एम्बर किसी ओपनिंग की तलाश में थी ताकि जानलेवा वार कर सके। मगर ऐसा लग रहा था जैसे तग की गर्दन के पीछे भी आंखें हों, वह उस पर कभी वार नहीं कर पाई। ऊपर से ईथन का स्टाफ इतना खतरनाक था कि एम्बर उसके करीब तक नहीं पहुंच पा रही थी। एरन आगे बढ़ा, हाथों में कोरोसिव स्लाइम बनाते हुए। जैसे ही स्लाइम तैयार हुआ, उसने उसे ईथन की तरफ फेंका, लेकिन तग और तेज निकला। एक झटके में वह हमले से बच गया। एम्बर और ग्वेन तुरंत हरकत में आए। एरिक की गर्लफ्रेंड ने अपने डैगर्स ईथन की तरफ उछाले, जबकि ग्वेन आगे झपटी। उसकी फिस्ट्स पर स्पाइक्ड गॉन्टलेट्स थे, जो उसके हमलों की डैमेज बढ़ा रहे थे। ईथन ने डैगर्स को फुर्ती से डॉज किया और अपने स्टाफ को घुमाकर ग्वेन के पंचेस भी रोक दिए। एरन ने फिर से स्लाइम समन करने की कोशिश की, लेकिन ईथन ने देख लिया। उसने अपना स्टाफ बड़ा किया और एरन पर जोरदार स्विंग मारा, जिससे एरन को छलांग लगाकर बचना पड़ा। स्टाफ पास के एक कॉलम से टकराया और वह कई टुकड़ों में टूट गया, जिससे क्लब की संरचना गंभीर रूप से कमजोर हो गई। एम्बर और ग्वेन ने हमला जारी रखा। उनकी मूवमेंट्स फ्लूइड और कोऑर्डिनेटेड थीं। वे लगातार ईथन का बैलेंस बिगाड़ने की कोशिश कर रही थीं। ग्वेन का एक पंच सीधे ईथन की छाती पर लगा, लेकिन उसे जैसे कोई असर ही नहीं हुआ। थग ने पलटकर एक जबरदस्त स्विंग मारा, जिसने एम्बर और ग्वेन दोनों को पीछे उछाल दिया। वे जमीन पर गिरे, लुढ़के और फिर से खड़े हो गए। तभी एरन आगे आया। उसने हाथ हिलाया और कोरोसिव स्लाइम की एक भारी मात्रा समन की और ईथन की तरफ फेंकी, लेकिन तग तैयार था। उसने स्टैफ घुमाया, स्लाइम को बीच में ही रोक दिया। एम्बर और ग्वेन जल्दी संभली और फिर से लड़ाई में कूद पड़ी। अब उनके हमले और तेज हो गए। हर मूव डिस्ट्रैक्शन और डिसेप्शन के लिए था। लड़ाई बेहद इंटेंस थी। हथियारों की टकराहट और मेहनत की गुर्राहटें हवा में गूंज रही थीं। सबके चेहरे पसीने से भीगे हुए थे। ईथन लगातार अपने स्टाफ को हवा में घुमाता रहा, एक जानलेवा नृत्य की तरह। एरन स्लाइम से उसे धीमा करना चाहता था, लेकिन स्टाफ बहुत तेज था। समस्या यह थी कि जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, तीनों थकते जा रहे थे। एरन का स्लाइम अब उतना असरदार नहीं रहा। ईथन सीख चुका था कि वह कहां गिरता है। ग्वेन के हमलों की ताकत घटने लगी और एम्बर की मूवमेंट्स भी भारी हो रही थी। वे बहादुरी से लड़ रहे थे, लेकिन साफ था कि वे जमीन खो रहे थे। फिर उसी पल एरिक और बाकी लोगों ने एवा को मार गिराया, और तुरंत बाद एरिक और मार्था इस लड़ाई में कूद पड़े। एरन और मार्था पहले भी साथ लड़ चुके थे, इसलिए उन्हें पता था कि टीम वर्क कैसे करना है। उनके दिमाग में एक प्लान बन रहा था, और वह प्लान एरिक की वजह से ही मुमकिन था। ग्वेन आगे बढ़ी, उसकी मैना आर्मर रोशनी में चमक रही थी। ईथन ने स्टाफ घुमाया, मैना क्रैकल कर रही थी। उसने ग्वेन पर थ्रस्ट किया, लेकिन वह साइड में झुक गई। जैसे ही उसके आर्म्स फैले, एम्बर दौड़ी, डैगर्स चमकते हुए। उसने ईथन की पीठ पर निशाना साधा, लेकिन वह ठीक वक्त पर घूम गया। एम्बर को उम्मीद नहीं थी कि वह देख लेगा। वाकई ऐसा लग रहा था जैसे उसकी गर्दन के पीछे भी आंखें हों। एरिक और मार्था लड़ाई में कूद पड़े। मार्था लगातार थॉर्नी वाइन्स भेज रही थी ताकि थग को हिलते रहना पड़े और ओपनिंग्स बने। उसी वक्त एरिक ने जबरदस्त आक्रामकता से हमला किया। उसकी ताकत ने ईथन को हैरान कर दिया। इतनी कम उम्र के किड से उसने ये उम्मीद नहीं की थी। ग्वेन फिर आगे आई और ईथन का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उसने जोरदार राइट हुक मारा, जिसे थग ने स्टाफ से पैरी किया। ओपनिंग देखते ही एरिक की गर्लफ्रेंड ने डैगर से ईथन की टांग पर वार किया। वह पीछे कूदा, बच गया, लेकिन वही डिस्ट्रैक्शन काफी था। एरन का स्लाइम उस तक पहुंच गया। स्लाइम ने उसके कपड़े और चमड़ी घोलना शुरू कर दिया। ईथन चीख उठा और घबराकर स्लाइम हटाने लगा। इसी दौरान एरन ने और स्लाइम समन किया, जो जमीन पर फैल गया और ईथन के पैरों की ओर रेंगने लगा। अब उसके पास हिलने के लिए बस कुछ ही जगहें बची थीं। उसने छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन स्लाइम उसके जूतों पर चढ़ गया और उन्हें घोलने लगा।
वह बेबस होकर फिसलन भरे स्लाइम को छाड़ने की कोशिश करता रहा। आखिरकार वह पीछे कूदा, फर्श की आखिरी साफ जगह पर। मार्था यह सब देख रही थी। उसे समझ आ गया, यही मौका है। उसने थॉर्नी वाइन समन की, जो जमीन से निकलकर ईथन के हाथ पैरों में लिपट गई। वह कुछ सेकंड तक छटपटाया और लगभग निकल ही गया होता, अगर एरन का स्लाइम और एम्बर के प्रेशर ने उसे डिस्ट्रैक्ट ना किया होता। तभी एरिक आगे बढ़ा। वाइन्स ने बस इतना समय दिया कि वह फ्लाइसा उठाकर चार्ज कर सके। उसने जानलेवा वार किया, पहले बाईं ओर फाइंट किया, फिर घूमकर पूरी ताकत से ईथन की गर्दन पर वार किया। थग ने बचने की कोशिश की, लेकिन वार लग चुका था। उसका सिर शरीर से अलग होकर जमीन पर जा गिरा। हॉस्टिल किल्ड, मैना अब्सॉर्बिंग प्रोसेस स्टार्टिंग। 0%, 1%, 5%, 30%, 70%, 100%, mana successfully absorbed, starting converting procedure. 3, 2, 1, 0, mana successfully converted into experience. 7,569 experience points awarded to the host. यही नोटिफिकेशन एरिक को मिली जब आदमी का सिर जमीन पर लुढ़का। इसका मतलब था बाकी 2 थग्स भी मारे जा चुके थे। अवेकनर ने चारों तरफ देखा। बाकी ग्रुप्स हाफते हुए खड़े थे, पसीने और खून से लथपथ। तभी एरिक ने एडम के भाई को देखा। वह भी स्टूडेंट्स की मदद कर रहा था। एरिक को समझ नहीं आया कि वह कैसे लड़ पा रहा है। उसने देखा बाकी पेरेंट्स भी लड़ रहे थे और एडम के भाई के ओपोनेंट्स को संभाल रहे थे, मगर हालात अब भी अच्छे नहीं थे। आदमी ने एरिक की तरफ सिर हिलाया और फिर वापस लड़ाई में कूद गया। उसकी पावर्स सिल्वरबेंड क्लैन की बेहद ताकतवर थीं। उसने तग्स को जकड़ा और स्टूडेंट्स ने उन्हें मार गिराया। फ्लोइड की पावर की वजह से तग्स के हमले अब उतने खतरनाक नहीं रहे। उसी पल एरिक को समझ आया, रेड पैलेस मेंबर होने का मतलब क्या होता है। थॉर्टन हाई स्कूल के टॉप 20 स्टूडेंट्स असल में क्या दर्शाते हैं। वे अपने ओपोनेंट से काफी कमजोर थे, फिर भी थोड़ी मदद और नंबर्स के दम पर उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। एक तरह से उसके दोस्त भी उससे कम फ्रीक्स नहीं थे, भले ही उसके पास सिस्टम हो। वे जीत गए थे, लेकिन इस लड़ाई ने सबको तोड़ दिया था। वे जानते थे वे ज्यादा देर तक ऐसे नहीं लड़ सकते। सब घायल थे। जब उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा तो समझ गए वे सब बदल चुके थे। उन्होंने मौत को सामने से देखा, जिंदगी के लिए लड़े और ज्यादा मजबूत बनकर निकले। अब बस एक ही काम बचा था, उस जगह से निकल भागना। एरिक ने रेड लोटस लाउंज का दरवाजा धक्का देकर खोला और वे शहर की गलियों में भाग निकले। गेट देम! पीछे से मैथ्यू की चीख गूंजी। उसके तग्स को दोबारा कहने की जरूरत नहीं पड़ी। एरिक और बाकी सब रेड पैलेस के सामने वाले एंट्रेंस से बाहर फूट पड़े। ठंडी रात की हवा ने उनके चेहरे छुए, लेकिन उनके वेन्स में एड्रेनालिन उबाल मार रहा था। उन्हें पता था गैंग अभी भी उनके पीछे है। अभी अभी उन्होंने क्लब के अंदर फाइट की थी। जलती हुई बिल्डिंग से किसी तरह निकल तो आए थे, मगर खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। पीछे से आते कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी और साथ में चीखती आवाजें उन्हें रुकने का हुक्म देती हुई। कोई भी पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सब पूरी ताकत से दौड़ रहे थे, क्योंकि एक पल की भी सुस्ती पकड़े जाने का मतलब थी। मार्था का दिल सीने में हथौड़े की तरह धड़क रहा था। उसका दिमाग लगातार वर्स्ट केसेस सिनारियो सोच रहा था। उसने एरिक की तरफ देखा। वह आगे आगे फ्लाइसा हाथ में लिए रास्ता दिखा रहा था। थका हुआ होने के बावजूद उसका चेहरा शांत था, आंखें सीधे आगे टिकी हुई। Can't believe we're being chased like rats, माइकी बड़बड़ाया। उसके चेहरे से पसीना टपक रहा था। Seriously, this is insane. फ्लोइड हाफते हुए बोला। Maybe we should split up, बेनेडिक्ट ने पीछे देखते हुए कहा। अलग अलग हो गए तो शायद बच निकले। No, एरिक ने तुरंत कहा। Too risky. I'm with Eric, Gwen बोली मुठ्ठियां भींचे हुए। Together we survive. We aren't fighting them, right? Amber ने पूछा, हालांकि उसके डैगर्स पहले से रेडी थे। No, unless they catch us. उसने पीछे रेड लोलाउंज की तरफ देखा। लगभग 10 आदमी बाहर निकल रहे थे। फिर उसने एरन की तरफ देखा। एरन, जितना स्लाइम डाल सकता है, हमारे और उनके बीच डाल दे। उसके बाद उसकी नजर एम्बर पर गई। एम्बर के लंबे लाल बाल पसीने से उसके माथे से चिपके हुए थे। उसने हाथ की पीठ से माथा पोंछा। चश्मा नाक से फिसल चुका था। उसने उंगली से उसे ठीक किया। उसकी सांसें तेज और उखड़ी हुई थी। सीना जोर जोर से ऊपर नीचे हो रहा था। कपड़े पसीने से भीगे हुए थे, त्वचा से चिपके। पैर जल रहे थे, बाजू भारी लग रहे थे। फिर भी वह दौड़ती रही। उसने एरिक की तरफ देखा। वह भी थका था, मगर उसकी आंखों में वही जिद थी। रुकने का कोई ऑप्शन नहीं था। एम्बर, एरिक बोला,
मुझे पता है तुम थकी हुई हो, लेकिन अब तुम्हें अपनी पावर यूज करनी होगी। एम्बर ने उसे तीखी नजर से देखा। यहिन, सिटी के बीच और बाकी लोग, अब टाइम नहीं है। एरिक ने जवाब दिया। सिचुएशन पहले ही बिगड़ चुकी है। तुम्हारे फादर के मैन का कोई ट्रेस नहीं है। 6 स्टूडेंट्स मर चुके हैं पेरेंट्स को छोड़े बिना। सर्वाइव करना है तो जो है उसी से करना होगा। वी स्टिल नीड टू बी केयरफुल, ग्वेन बीच में बोली। उसकी पावर पूरे ब्लॉक को उड़ा सकती है। गलती हुई तो बहुत लोग मरेंगे। एम्बर ने ग्वेन की चिंता समझी, मगर वह जानती थी एरिक सही था। दिल से नहीं चाहती थी। फिर भी उसने अपनी कोरोसिव गैसेस रिलीज कर दी ताकि उनका एस्केप कवर हो सके। पीछे सिमोन 9 आदमियों के साथ बच्चों का पीछा कर रहा था। वह सन रह गया था। उसे पता था रेड पैलेस के स्टूडेंट्स ऑर्डिनरी नहीं होते, लेकिन यह, वे शेरों की तरह लड़े। उसके आदमियों को मारा, उसके बनाए ट्रैप से भाग निकले। हाँ, उन्हें मदद मिली, लेकिन फिर भी यह नॉर्मल नहीं था। उसने जानबूझकर कम मैन लगाए थे। पेरेंट्स पहले ही ड्रग्ड थे। किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ किड्स इतना खेयास मचा देंगे। और अब वही किड्स हॉस्टेजेस को छुड़ाकर भाग रहे थे। उसकी गलती थी। उसने उन्हें अंडर एस्टिमेट किया। उसने एरन को जमीन पर स्लाइम फेंकते देखा। उसे लगा यह काफी नहीं होगा। वे स्ट्रॉन्गर और फास्टर थे। देर सबेर पकड़ ही लेंगे। तभी उसने एम्बर को गैसेस रिलीज करते देखा। पूरी सड़क धुंध में ढक गई। एम्बर की मैना लगभग अनटच थी। वह पहले डैगर से लड़ रही थी। अब उसने सारी माना झोंक दी। फॉरेस्ट अटैक के बाद उसके न्यूरल लिंक्स और मजबूत हो चुके थे। उसकी पावर अब पहले से कहीं ज्यादा डेडली थी। सबसे पहले एसफॉल्ट पिघलना शुरू हुआ। काली, उबलती स्लज में बदल गया। पास खड़ी कार्स का मेटल गलने लगा। बस जंग लगे ढांचे बच गए। रोड साइड की वेजिटेशन मुरझा गई। पत्ते, तने सब घुलने लगे। सूखी झाड़ियों में आग लग गई जो तेजी से फैलने लगी। चाउस बढ़ता गया। अचानक एक जोरदार क्रैक हुई। पावर लाइन गैस में घुल गई। स्पार्क्स हर तरफ उड़ गए। इलाका अंधेरे में डूब गया। अब सिर्फ आग की लपटें रोशनी दे रही थी। इमारतों पर कांपती परछाइयां बना रही थी। एम्बर ने पीछे मुड़कर देखा और डर गई। यह मदद के लिए था, विनाश के लिए नहीं। सिमोन भी सन रह गया। यही फर्क था ऑर्डिनरी लोगों और इलीट में। ब्रेन क्रिस्टल पावर्स, यही उन्हें अलग बनाती थी। अब उसे समझ आया कि रेड पैलेस सिर्फ टॉप स्टूडेंट्स को ही क्यों लेता है। मार्था ने देखा कि तग्स अब भी धुंध के बीच आगे बढ़ रहे हैं। उसने एक्शन लिया। उसने थॉर्नी वाइन समन की। जमीन फटी, बेलें निकली और पीछा करने वालों के पैरों में लिपट गई। वे लड़खड़ा कर गिर पड़े। सिमोन चौंका, फिर चिल्लाकर ऑर्डर्स देने लगा। मार्था ने और वाइन्स बुलाई, और मोटी, मजबूत थग्स फंसते चले गए। किड्स दौड़ते रहे। सिमोन का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। Maybe we're going to make it. मार्था के चेहरे पर फियर्स स्माइल आई। You should have thought twice before messing with us. फ्लोइड ने ठंडी आवाज में कहा। सिमोन ने जमीन पर थूका। We'll get you eventually. Good luck with that. आखिर तग्स वाइन से निकल आए, लेकिन सामने स्लाइम और गैस उनका इंतजार कर रही थी। उन्हें उस जहन्नुम से गुजरना पड़ता या मैथ्यू के हाथों मरना पड़ता। What do we do now? ब्रिटनी ने पूछा। हालत खराब थी। ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, एरिक बोला। अभी रन, फिर हाइड। केडन के मैन का वेट करेंगे, अगर वे मिल गए तो। उसने एम्बर की तरफ देखा। हैंडल कर पाओगी? हाँ, एम्बर ने कहा। ग्रुप शहर की घुमावदार गलियों से चुपचाप निकलता चला जा रहा था, खुद को लो प्रोफाइल रखते हुए और किसी भी तरह का बेकार ध्यान खींचने से बचते हुए। खास तौर पर एरिक पूरी तरह अलर्ट पर था। उसे पता था कि क्रिस्टल क्रॉस गैंग अभी भी उसकी तलाश में थी। हाँ, कम से कम उन्होंने माम्बास को फिलहाल के लिए तो चकमा दे दिया था, लेकिन वह भी बस अस्थाई था। साफ था कि वे अब भी उन्हें ढूंढ रहे थे, और शायद ज्यादा दूर भी नहीं थे। उनका फायदा बस थोड़ी देर का था। जैसे ही वे एक बड़े प्लाजा के पास पहुंचे, भीड़ भाड़ की आवाजें तेज होती चली गईं। ग्रुप रुक गया। आगे कैसे बढ़े, इसे लेकर सब असमंजस में थे, क्योंकि भीड़ के बीच माम्बास के लोग छिपे हो सकते थे। ऊपर से यह सबको पता था कि जहां बड़ी भीड़ होती है, वहां दुकानें भी होती हैं। और अगर दुकानें थीं, तो क्रिस्टल क्रॉस गैंग का होना भी तय था, क्योंकि वही वहां से पैसा वसूलते थे। अचानक वे लोगों के सैलाब में बह गए। पैक्ट स्क्वायर में हर कोई जगह बनाने के लिए एक दूसरे को धक्का दे रहा था। चारों तरफ शोर था, आवाजें, संगीत, पैरों की खटर-पटर, सब कुछ मिलकर ऐसा हंगामा बना रहा था जिसने बच्चों की बेचैनी और बढ़ा दी। ग्रुप एक साथ रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भीड़ का दबाव इसे मुश्किल बना रहा था।
तभी उन्हें स्क्वायर के दूसरी तरफ से क्रिस्टल क्रॉस गैंग के कुछ लोग आते दिखे। एम्बर थोड़ा घबरा गई क्योंकि वह जानती थी कि वे अब भी उसके बॉयफ्रेंड को ढूंढ रहे थे। एरिक की निगाहें तेजी से भीड़ को स्कैन करने लगी, बाहर निकलने का कोई रास्ता खोजते हुए। तभी उसकी नजर स्क्वायर के उस पार एक संकरी एली पर पड़ी। उसने इशारे से बाकी सबको अपने पीछे आने को कहा। सबने सहमति में सिर हिलाया और लोगों के बीच से रास्ता बनाते हुए उस तरफ बढ़ गए। चलते हुए उन्हें क्रिस्टल क्रॉस गैंग के लोग बेहद करीब से गुजरते दिखे। एरिक की उंगलियां उसकी फ्लाइसा पर कस गई और बाकी लोगों ने भी अपने अपने हथियार थाम लिए। सब किसी भी पल होने वाले टकराव के लिए तैयार थे। लेकिन कुछ बेहद तनाव भरे पलों के बाद गैंग के लोग उन्हें नोटिस किए बिना ही आगे निकल गए। रेड पैलेस के स्टूडेंट्स बच गए थे। ग्रुप तुरंत उस संकरी एली में दौड़ पड़ा। दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। एरिक रुका, सांस संभालते हुए अपने सारे साथियों की ओर देखा। सब हाफ रहे थे, पसीने से भीगे हुए, और उनकी आंखों में साफ डर झलक रहा था। उसे पता था कि वे एक बार फिर बाल बाल बचे थे, लेकिन मन के किसी कोने में यह एहसास बना रहा कि क्रिस्टल क्रॉस गैंग किसी न किसी तरह फिर सामने आएगी और अगली बार शायद किस्मत उनका साथ न दे। हम अचानक यहां क्यों भागे? पेट्रिशिया ने पूछा। उसे नहीं पता था कि क्रिस्टल क्रॉस गैंग एरिक को ढूंढ रही है। लंबी कहानी है, फ्लॉयड ने जवाब दिया। अभी बताने का सही वक्त नहीं है। ग्रुप ने छिपे रहने की कोशिश की, लेकिन घबराहट बढ़ती जा रही थी। उन्हें लगातार चलते रहना था, सिर्फ माम्बास से नहीं, बल्कि क्रिस्टल क्रॉस गैंग से भी बचने के लिए। पास की गलियों में भीड़ इसे और मुश्किल बना रही थी। मुझे लगता है हमें ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट जाना चाहिए, एरिक बोला। पार्क के रास्ते वहां पहुंच सकते हैं बिना किसी को पता चले। आइडिया अच्छा है, ग्वेन ने कहा, लेकिन दिक्कत यह है कि हम अभी उल्टी तरफ हैं। पार्क जाने के लिए फिर से भीड़ में घुसना पड़ेगा। हाँ, मुझे पता है, एरिक ने कहा, लेकिन हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। थोड़ा सांस ले लें, जेकब ने कहा, सबकी थकान देखते हुए। ठीक है, एरिक बोला, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं, बस कुछ मिनट। ऑल राइट। इसी बीच एरन और माइकी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कुछ ऐसा था जिसे वे अभी तक ठीक से पचा नहीं पाए थे। आखिरकार माइकी ने चुप्पी तोड़ी। तो वो मर गया है ना? उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दी। एरन ने सिर झुका लिया। हाँ, अब भी यकीन नहीं होता। मैं उन सब पलों के बारे में सोचता रहता हूं जो हमने साथ बिताए। माइकी की आवाज सारी यादें, और अब वो बस चला गया। एरन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मैं समझता हूं यार, मुश्किल है, लेकिन हमें मजबूत रहना होगा। अभी अपने इमोशंस को हम पर हावी नहीं होने दे सकते। माइकी ने ऊपर देखा, उसकी आंखें लाल थीं। हाँ, उसने भारी आवाज में कहा, हम अच्छी यादों को याद रखेंगे, हंसी, एडवेंचर्स, और आगे जीते रहेंगे। कुछ देर तक वे सब चुपचाप खड़े रहे, अपने खोए हुए दोस्त की यादों में डूबे। दूसरी तरफ बाकी लोगों की हालत भी कुछ बेहतर नहीं थी। उन्होंने काफी वक्त बर्बाद कर दिया था, लेकिन कम से कम थोड़ी ताकत वापस आ गई थी। मार्था के हाथ कांप रहे थे। वह अपनी सांसें काबू में रखने की कोशिश कर रही थी ताकि किसी का ध्यान न जाए। ग्वेन ने पास की गली में झांका और तग्स को देख लिया। उसने तुरंत एरिक को बताया। दिक्कत यह थी कि वहां सिर्फ क्रिस्टल क्रॉस गैंग ही नहीं, बल्कि माम्बस भी थे। सिमोन और उसके लोग भी पहुंच चुके थे। चलो, अवेकनर ने कहा। वे फिर से भीड़ की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही वे उसमें घुसे, थके हुए, घायल, जख्मी लोगों का ध्यान उन पर जाने लगा। पहली बार वे किसी तरह बच गए थे, लेकिन दूसरी बार किस्मत इतनी मेहरबान नहीं थी। ब्रिटनी ने कुछ लोगों को उनकी तरफ आते देखा और समझ गई कि अब पकड़े जाने वाले हैं। हमें अभी मूव करना होगा, उसने फुसफुसाकर कहा, लेकिन देर हो चुकी थी। एक आदमी ने उनकी तरफ इशारा किया। ये लड़का घायल है, उसने एरिक के सीने और कंधे के जख्मों की ओर इशारा करते हुए कहा। तुरंत गैंग के लोगों का ध्यान उनकी तरफ गया, लेकिन राहत की बात यह थी कि वे सिर्फ माम्बास थे। सिमोन और उसके लोग भीड़ चीरते हुए एरिक तक पहुंचने लगे। एरिक और उसके दोस्त तेज चलने लगे, लेकिन भीड़ बहुत घनी थी। हर तरफ से धक्के लग रहे थे। पैनिक फैल गया। थग्स पास आते जा रहे थे और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। एम्बर के हाथों में अजीब सी हरी चमक फैल गई। आखिरी उपाय के तौर पर वह अपनी कोरोसिव गैस छोड़ने ही वाली थी। तभी जोरदार हंगामा हुआ। फ्लैश ईटिंग बग्स बुला लिए। भीड़ डर के मारे चीखने लगी। थग्स का ध्यान उधर चला गया। नाइस जॉब माइकी, फ्लॉयड चिल्लाया। यही डिस्ट्रैक्शन उन्हें चाहिए था। वे
और अच्छे से छिपते हुए जितनी तेजी से हो सका भागे। आखिरकार वे एक दूसरी गली में पहुंच गए। मांबस अब भी उनका पीछा कर रहे थे, दूर से उनकी दिशा में बढ़ते हुए दिख रहे थे। ग्रुप गलियों में दौड़ता रहा, मोड़ काटते हुए, रुकावटें फांदते हुए। तभी अचानक ब्रिटनी चीख पड़ी और जमीन पर गिर गई, अपनी टखने को पकड़ते हुए। आह, आह, वह रोने लगी। शायद मेरा एंकल मुड़ गया है। सब उसके पास इकट्ठा हो गए, लेकिन ब्रिटनी दर्द से कराहते हुए पीछे हट गई। माफ करना, उसने कहा, मैं वजन नहीं डाल पा रही। उसकी आंखों में डर था। एरन ने घुटनों के बल बैठ उसका एंकल देखा। काफी सूजा हुआ है, उसने कहा। हमें चलना होगा, लेकिन ब्रिटनी को छोड़ भी नहीं सकते। एरिक ने सिर हिलाया। हमें उसे उठाकर ले जाना होगा, उसने कहा। ध्यान से, वहीं हो सकते। ग्वेन आगे आई। मैं उसे उठा सकती हूं। ब्रिटनी ने ऊपर देखा, उसकी आंखों में शुक्रिया था। थैंक यू। ग्वेन झुकी और ब्रिटनी सावधानी से उसकी पीठ पर चढ़ गई। बाकी सब उनके चारों ओर सुरक्षा घेरा बनाकर आगे बढ़ने लगे। लेकिन ब्रिटनी को उठाकर चलना उम्मीद से ज्यादा मुश्किल निकला। भीड़ से बचने के लिए उन्हें सेकेंडरी रोड्स लेनी पड़ी। संकरी, घुमावदार गलियां, हर जगह मलबा, टूटा कांच, रुकावटें। ग्वेन को हर कदम सोच समझकर रखना पड़ रहा था ताकि ब्रिटनी को झटका न लगे। बाकी सब भी पूरी तरह सतर्क थे। तभी पीछे से चिल्लाने की आवाज आई। गॉट यू! सिमोन की आवाज गूंजी। वह आखिरकार बच्चों तक पहुंच गया था। ग्रुप ठिठक गया। एरिक ने इशारा किया और सब एक पास की एली में घुस गए। लेकिन अंदर जाते ही उन्हें एहसास हुआ, ये डेड एंड था। कदमों की आवाज पास आती जा रही थी। वे फंस चुके थे। फक! फ्लोyd चिल्लाया। हम खत्म हैं? एरन ने डर से कहा। तभी मार्था आगे बढ़ी, उसकी आंखों में आग थी। अभी नहीं, उसने हाथ उठाए। जमीन से कांटेदार बेलें निकली और एक तरह की वाइन स्टेयर बन गई, जो उन्हें दीवार पार करने का रास्ता दे रही थी। वे तुरंत उन बेलों पर चढ़े और दौड़ते हुए दीवार पार कर गए। दूसरी तरफ पहुंचते ही बेलें गायब हो गई। तग्स दीवार के सामने खड़े रह गए, आगे नहीं जा सके। हमें घूमकर जाना पड़ेगा, सिमोन ने कहा। उसी वक्त एरिक और बाकी लोग पार्क के एंट्रेंस तक पहुंच चुके थे। दिक्कत यह थी कि मांबस अब भी उनके पीछे थे और उन्हें पता था कि वे कहां जा रहे हैं। पार्क ही सबसे साफ रास्ता था, सबसे नजदीकी जगह जहां वे छिप सकते थे। एरिक ने अपने सामने फैले हुए विशाल पार्क की ओर देखा। चारों तरफ की आवाजें और नजारे इस जगह को जिंदा बना रहे थे। हरियाली से भरा ये इलाका रंग बिरंगे फूलों और ऊंचे ऊंचे पेड़ों से सजा हुआ था, जो गर्मियों की हल्की रात की हवा में सरसराते हुए हिल रहे थे। पार्क में हर तरह के लोग थे, बच्चे, बूढ़े, फैमिलीज और कपल्स। सब इस जगह की अलग अलग अट्रैक्शंस का मजा ले रहे थे। यह जगह असल में नेचर थीम्ड अम्यूजमेंट पार्क थी, जहां नेचुरल पार्क और अम्यूजमेंट पार्क का मिक्स था। दूर से एरिक को रोलर कोस्टर की चमकती हुई लाइट्स दिख रही थीं और सवारी कर रहे लोगों की उत्साह से भरी चीखें हवा में गूंज रही थीं। पास ही एक फेरिस व्हील धीरे धीरे घूम रहा था, जो पूरे पार्क और उससे आगे फैले शहर का बर्ड्स आई व्यू दे रहा था। कहीं से आउटडोर कॉन्सर्ट की धुन आ रही थी। ब्रास बैंड की लाइवली आवाजें और एक टैलेंटेड परफॉर्मर की सिंगिंग हवा के साथ बह रही थी। एंट्रेंस के पास और अंदर की तरफ भी कई वेंडर्स थे, जो स्नैक्स और सुवेनियर्स बेच रहे थे। कॉटन कैंडी, पॉपकॉर्न और रोस्टेड नट्स की मीठी खुशबू हवा में घुली हुई थी, जो लोगों को अपनी ओर खींच रही थी। बच्चे बलून्स और खिलौनों के साथ इधर उधर भाग रहे थे। उनकी हंसी पूरे पार्क में गूंज रही थी। लेकिन पार्क का कंक्रीट वाला हिस्सा पूरे इलाके में नहीं फैला था। ज्यादातर जगह पूरी तरह अनटेम्ड नेचर थी। असल में सिर्फ एक खास हिस्सा ही लाइट से रोशन था। बाकी सब अंधेरे में डूबा हुआ था, क्योंकि सूरज डूब चुका था। चलो अंदर, एरिक ने कहा, और इसके साथ ही सब पूरी रफ्तार से पार्क के अंदर घुस गए। एंट्रेंस तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। वहां ज्यादातर कंक्रीट था और वुडन बिल्डिंग्स को इस तरह बनाया गया था कि वे एनवायरनमेंट में घुल मिल जाएं। क्या हम यहां से निकल पाएंगे? एम्बर ने पूछा। निकल जाएंगे, एरिक ने जवाब दिया और तुरंत सिस्टम को आदेश दिया कि उनकी पोजीशन ट्रैक करे और सही डायरेक्शन में गाइड करे। एरिक और उसका ग्रुप एंट्रेंस गेट पार करते हुए अंदर दौड़ पड़ा। कंक्रीट पाथ पर उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। वे बेंचेस और पेड़ों के बीच से निकलते हुए परस्यूअर से जितना हो सके उतना डिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे। रास्ते में उन्हें कपल्स हाथ में हाथ डाले घूमते हुए दिखे, पार्क की शांति का मजा लेते हुए। फैमिलीज घास पर बैठकर पिकनिक कर रही थी, बाहर डिनर एंजॉय कर रही थी।
फ्रेंड्स के ग्रुप साथ खड़े होकर अगले प्लान पर बात कर रहे थे या सेल्फीज ले रहे थे, दिन को यादगार बनाने के लिए। जब वे एक कपल के पास से तेजी से भागते हुए गुजरे, तो अवेकनर बस यही सोच सका कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे होंगे। फ्लॉयड चारों तरफ देखते हुए हैरान था। वाओ, मैं यहां पहले कभी नहीं आया, उसने कहा। यह तो मैजिकल है। उसके साथ दौड़ रहा माइकी हैरान हुआ। क्यों? फ्लॉयड ने कंधे उचका दिए। पता नहीं, मेरे पिता मुझे अक्सर शहर के बाहर ट्रिप्स पर ले जाते थे। घर पर हमारे पास सब कुछ था। शायद कभी सोचा ही नहीं कि यहां आए। माइकी ने सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में हल्की सी एनवी थी। हाँ, समझ सकता हूं। मैं भी ज्यादा जगहों पर नहीं गया। बचपन में हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं थे। वेकेशंस अफोर्ड नहीं कर पाते थे। दौड़ते हुए फ्लॉयड अट्रैक्शंस को देखते हुए बोला, यह सब खत्म होते ही मुझे यहां वापस जरूर आना है। ग्रुप के आगे दौड़ रहे एरिक ने पीछे देखा। अच्छा है कि तुम्हें पसंद आ रहा है, उसने कहा, लेकिन चलते रहो। हम रुककर बातों में एनर्जी वेस्ट नहीं कर सकते। फ्लॉयड हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहता था। उसने सिर हिलाया और अपनी रफ्तार बढ़ा ली। अंदर और आगे बढ़ते हुए वे एक पॉन्ड के पास पहुंचे। शांत पानी में आसपास के पेड़ और आसमान झलक रहे थे। डक्स आराम से तैर रहे थे और एक छोटा पैडल बोट पानी की सतह पर बहता दिख रहा था। लेकिन जैसे जैसे वे और अंदर गए, सीनरी बदलने लगी। कंक्रीट पैथ और लॉन्स की जगह एक डर्ट ट्रेल ने ले ली, जिसके चारों तरफ ऊंचे पेड़ थे। दिन में ये पेड़ धूप को छानते होंगे, लेकिन इस वक्त उनके लिए यह अंधेरे की दुनिया में घुसने जैसा था। रनिंग वाटर की आवाज तेज होने लगी। वे एक छोटे आर्टिफिशियल स्ट्रीम के पास पहुंच रहे थे, जिसकी सतह मूनलाइट में चमक रही थी। फॉरेस्ट में चलना मुश्किल हो रहा था। उनके पास टॉर्चेस थी, लेकिन उनका इस्तेमाल रिस्की था। ऐसा करने से वे सीधे माम्बस को अपनी पोजीशन बता देते। ट्रेल स्ट्रीम के साथ साथ मुड़ता चला गया, झाड़ियों और वाइल्ड फ्लावर्स के बीच से। एरिक ने दूर एक प्लेग्राउंड देखा, पीली स्लाइड और हवा में हिलते स्विंग्स। एक मोड़ काटने के बाद वे एक क्लियरिंग में पहुंचे। बीच में एक बड़ा फाउंटेन था। ऊपर से पानी गिरता हुआ नीचे फूल में छपछपा रहा था। उसकी आवाज अजीब तरह से सुकून देने वाली थी। सिस्टम लगातार डायरेक्शंस दे रहा था, और तभी एरिक की नजर एक छोटे ब्रिज पर पड़ी, जो क्लियरिंग के दूसरी तरफ स्ट्रीम को पार करता था और आगे एक और ट्रेल की ओर जाता था। बिना कुछ कहे उसने इशारा किया। सब उसके पीछे दौड़ पड़े। इतनी रात हो चुकी थी कि यहां कोई लोग नहीं थे, लेकिन एरिक को यकीन था कि दिन में यह जगह लोगों से भरी रहती होगी, चाहे कितनी भी रिमोट क्यों न हो। ब्रिज वुडन प्लैंक से बना था, सालों के इस्तेमाल से घिसा हुआ। नीचे स्ट्रीम उतला था, लेकिन तेज बह रहा था। पत्थरों और लकड़ियों से टकराकर पानी उफन रहा था। एरिक ने अपनी रफ्तार और बढ़ा दी। ब्रिटनी हर कदम पर कराह रही थी। ग्वेन के हर स्टेप के साथ उसके एंकल में तेज दर्द उठता, लेकिन उसने दांत भींचे रखे। ब्रिज पार करते ही एरिक बाई ओर मुड़ गया और ट्रेल पर आगे बढ़ने लगा। उसी वक्त सिमोन भी पार्क में घुस चुका था और उनकी तलाश शुरू कर दी थी। लेकिन यह बिल्कुल आसान नहीं था। बच्चों को बस पत्तों की सरसराहट और कहीं कहीं आउल की आवाज ही सुनाई दे रही थी। रात और गई होने लगी। मार्था को बेचैनी महसूस होने लगी। वह कुछ मीटर से ज्यादा आगे नहीं देख पा रही थी। हर्ष हिलता हुआ लगता। झाड़ियों की हल्की आवाज से उसका दिल तेज धड़कने लगता। उसे लगने लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा। नेचुरल पार्क का अंधेरा उसके दिमाग से खेल रहा था। हर आवाज ज्यादा तेज जल रही थी, हर साया ज्यादा खतरनाक। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि वे अभी रिलेटिवली सेफ हैं, लेकिन डर जाने का नाम नहीं ले रहा था। अचानक मार्था रुक गई। उसकी सांस अटकने लगी। सीने में जकड़न महसूस हुई, जैसे हवा ही नहीं मिल रही हो। वह हाइपरवेंटिलेट करने लगी। पूरा शरीर कांपने लगा। बेनेडिक्ट ने तुरंत देखा और उसके पास पहुंच गया। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और पीठ थपथपाई। मार्था, सब ठीक है। धीरे धीरे गहरी सांस लो। तुम सेफ हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, बेनेडिक्ट ने शांत आवाज में कहा। मार्था ने सिर हिलाया, आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने सांस लेने की कोशिश की, लेकिन पैनिक और बढ़ता जा रहा था। हम मरने वाले हैं। वे हमें पकड़ लेंगे। हम कुछ नहीं कर सकते। बेनेडिक्ट ने गहरी सांस ली और दूसरा तरीका अपनाया। वह उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और उसके हाथ थाम लिए। मार्था, मेरी तरफ देखो। तुम सेफ हो। तुम स्ट्रांग हो। मेरी आवाज पर ध्यान दो और मेरी सांसों को फॉलो करो, उसने कहा, जानबूझकर धीमी और गहरी सांसें लेते हुए। मार्था की नजर उसकी आंखों पर टिकी रही। उसने उसकी सांसों की रिदम पकड़ ली। धीरे धीरे उसकी सांसें नोयानिक अटैक कम होने लगा। बेनेडिक्ट उसके हाथ पकड़े रहा, नरम आवाज में बोलता रहा,
बाकी सब थोड़ी दूरी पर खड़े थे, चिंता में, लेकिन उन्हें स्पेस दे रहे थे। फक! एरिक ने खुद से कहा। यह सिचुएशन बिल्कुल सही वक्त पर नहीं आई थी। कुछ मिनटों बाद मार्था की सांसें पूरी तरह नॉर्मल हो गई। बेनेडिक्ट ने उसे उठने में मदद की। जल्द ही ग्रुप फिर से दौड़ने लगा और बेनेडिक्ट का हाथ मजबूती से मार्था के हाथ में था। थैंक यू, मार्था ने धीमी आवाज में कहा। एनी टाइम, बेनेडिक्ट मुस्कुराया। एरिक और बाकी लोग पार्क के अंदर लगातार दौड़ते जा रहे थे। दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। रात का अंधेरा रास्ता देखने में मुश्किल पैदा कर रहा था, लेकिन पेड़ों और झाड़ियों की आकृतियां किसी तरह नजर आ रही थीं। दौड़ते हुए उनके कदमों की आवाज और पत्तों की सरसराहट साफ सुनाई दे रही थी जब वे झाड़ियों को चीरते हुए आगे बढ़ते थे। सब पसीने से तर थे, हांफ रहे थे, पूरी तरह थक चुके थे, लेकिन रुके नहीं। उन्हें पता था कि अगर जिंदा बचना है तो मैथ्यू के आदमियों से दूर भागते रहना ही होगा। किस्मत से पार्क बहुत बड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे इसका कोई अंत ही न हो। फिलहाल यही उनकी सबसे बड़ी डाल थी। एड्रेनलिन नसों में दौड़ रहा था, उन्हें आगे बढ़ने की ताकत दे रहा था। उन्हें ठीक ठीक नहीं पता था कि वे कहां जा रहे हैं। उन्हें बस इतना मालूम था कि ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट की ओर निकलना है। रास्ता एरिक दिखा रहा था और बाकियों के मन में यही सवाल घूम रहा था कि इतनी घनी डार्कनेस में वह रास्ता आखिर कैसे देख पा रहा है। यह साफ था कि एरिक कुछ छिपा रहा था। कुछ लोगों को यह बात और भी ज्यादा खटकी, क्योंकि उन्होंने महसूस किया था कि कुछ देर पहले एरिक से मैना का एक अचानक बर्स्ट निकला था। उसका फेयरबिट्स रैंक ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसका लेवल ई के आसपास होना चाहिए था, लेकिन जो माना आउटपुट उसने छोड़ा था वह किसी डी रैंक्ड व्यक्ति जैसा था। फिर भी उन्होंने इन बातों को फिलहाल नजरअंदाज कर दिया। अभी सबसे जरूरी था गैंग मेंबर्स से जितना हो सके उतना दूर निकलना। इसका मतलब था खुले घावों के साथ दौड़ते रहना। सबसे ज्यादा जख्मी एरिक ही था। खून तो रुक गया था, लेकिन उसका शरीर कमजोर पड़ चुका था। ऊपर से ग्वेन अपनी पूरी ताकत के बावजूद ब्रिटनी को काफी देर से उठाए हुए थी, वो भी इस उबड़-खाबड़ रास्ते में, और अब वह भी थक चुकी थी। मुझे थोड़ी देर आराम चाहिए, ग्वेन ने कहा। वहां एक गिरा हुआ पेड़ है, उधर चलो, एरिक ने आदेश दिया। वे सब उस तरफ बढ़े। वहां पहुंचते ही सब बैठ गए और ग्वेन को सांस संभालने का मौका मिला। बेनेडिक्ट, ब्रिटनी को संभालो, ग्वेन को थोड़ी देर आराम करने दो, एरिक ने कहा। आए कैप्टन, बेनेडिक्ट ने जवाब दिया। करीब 5 मिनट बाद जब सबने थोड़ी ताकत वापस पाई, एरिक बोला, हमें फिर से चलना होगा। हम उन्हें हमें पकड़ने नहीं दे सकते। सबने सिर हिलाया और इस बार नए जोश के साथ फिर दौड़ पड़े। वे एक बड़े खुले मैदान से गुजरे। दूर शहर की लाइट्स चमक रही थीं। उस नजारे ने उनके दिलों में उम्मीद जगा दी। वे सेफ्टी के करीब पहुंच रहे थे। सिमोन ने अपने एक आदमी की ओर देखा, एक भारी भरकम तग जिसके गाल पर गहरा स्कार था। कुछ मिला? उसने धीमी लेकिन खतरनाक आवाज में पूछा। वे पार्क के अंदर आ चुके थे, लेकिन बच्चों के कोई साफ निशान नहीं मिल रहे थे। सिमोन समझ नहीं पा रहा था कि वे यहां क्यों भागे। शायद उन्हें लगा हो कि वे छिप सकेंगे, लेकिन असलियत यह थी कि ऐसा होना मुश्किल था। एरिक की स्ट्रैटेजी पूरी तरह गलत नहीं थी, मगर सिमोन और उसके लोग मैथ्यू के आदमी थे। इस तरह का काम उनका रोज का था। लोगों को ढूंढना उनकी स्पेशलिटी थी। आदमी ने सिर हिलाया। नहीं बॉस, कहीं कोई निशान नहीं मिला। सिमोन की आंखें सिकुड़ गईं। ढूंढते रहो। मुझे यकीन है कि वे पार्क में ही आए हैं। हम उन्हें भागने नहीं दे सकते। वह आदमी मुड़ने ही वाला था कि सिमोन ने उसका हाथ पकड़ लिया। और अगर मिल जाएं, उसने पकड़ कसते हुए कहा, तो हेजिटेशन मत दिखाना। मैथ्यू को नाराज करने की हम अफोर्ड नहीं कर सकते। आदमी ने फिर सिर हिलाया और बाकी लोगों के साथ सर्च में लग गया। सिमोन वहीं खड़ा सोचता रहा। अगर वे बच्चे बच निकले तो अंजाम बहुत बुरा होगा। वह उन्हें जाने नहीं दे सकता था, खासतौर पर तब जब उन्होंने मैथ्यू को माम्बस से जोड़ते हुए देखा था और उसके सबॉर्डिनेट्स को लोगों को मारते हुए भी। उसे उन्हें ढूंढना ही था, और जल्दी। आखिरकार सिमोन के एक आदमी को कुछ ट्रेसेस मिले। टूटी हुई टहनियां, पैरों के निशान और मिट्टी में मिला हुआ खून। साफ था कि वे बच्चे घायल हालत में यहां से गुजरे थे। सिमोन ने जमीन पर झुककर फुटप्रिंट्स को ध्यान से देखा। ये भाग रहे थे, उसने कहा। हमें चकमा देने की कोशिश कर रहे थे। उसने दिशा देखी। ये ईस्ट की ओर जा रहे हैं, सिमोन बोला। अगर पकड़ना है तो तेजी करनी होगी। एक पल को उसने सोचा कि वे ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट क्यों जा रहे हैं, और फिर सब समझ में आ गया।
पार्क में फुटप्रिंट्स की वजह से ट्रैकिंग आसान थी, लेकिन सिटी में भीड़ के बीच ऐसा करना मुश्किल हो जाता। एरिक और उसके दोस्तों के पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे। या तो एरिक के घर की तरफ जाएं या किसी अबैंडन्ड या अंडर कंस्ट्रक्शन इमारत में छिपें। पहला कम मुमकिन था, दूसरा ज्यादा। उसने अपने लोगों को इशारा किया और सब ईस्ट की ओर दौड़ पड़े। दौड़ते हुए सिमोन के अंदर एक अजीब सा एक्साइटमेंट भरने लगा। उसे चेस पसंद थी, हंट का थ्रिल। यही वजह थी कि वह माम्बस में शामिल हुआ था। ये बच्चे इस चेस को और भी मजेदार बना रहे थे। क्लब के अंदर की लड़ाई और बाहर की दौड़ दोनों ही यादगार थी। वह एरिक से लड़ना चाहता था। उस उम्र में वह असामान्य रूप से मजबूत था, लेकिन क्लब में वह ज्यादातर वक्त एक और फाइट में फांसा रहा और बड़ी मुश्किल से बाहर निकल पाया था। फिर भी सिमोन जानता था कि ढिलाई नहीं बरत सकता। रेड पैलेस के स्टूडेंट्स उतने हार्मलेस नहीं थे जितना दिखते थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, ट्रैक्स और ताजा होते गए। सिमोन समझ गया वे करीब हैं। उसने अपने लोगों को रफ्तार बढ़ाने का इशारा किया। पार्क से बाहर निकलते ही एरिक और उसके दोस्त एक बिजी स्ट्रीट पर पहुंच गए। लोग अपने अपने काम में लगे थे, पूरी तरह अनजान कि उनके बीच क्या चल रहा है। चारों तरफ ऊंची इमारतें थीं। स्ट्रीट फूड की खुशबू और लोगों की आवाजें हवा में घुली थीं। नियॉन लाइट्स चमक रही थी, हर चीज को रंगीन बना रही थी। शॉप्स जगमगा रही थी। कपड़ों की दुकानें, ज्वेलरी स्टोर्स, यहां तक कि वेपन स्टोर्स भी। जगह जिंदा थी, लोगों से भरी हुई। आखिरकार उस जगह से बाहर निकले, बेनेडिक्ट ने कहा। हाँ यार, मुझे भी पैनिक होने लगा था, फ्लोइड बोला। एरिक ने सबकी ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, क्राउड में घुल जाओ, नॉर्मल बिहेव करो, ध्यान मत खींचो। ग्वेन ने सिर हिलाया और एरिक के पीछे पीछे चलने लगी। बाकी सबने भी वही किया, लेकिन बेचैनी अब भी बनी हुई थी। चलते हुए उन्होंने स्ट्रीट परफॉर्मर्स का एक ग्रुप देखा, जिसके चारों तरफ भीड़ जमा थी। ये उनके काम आ सकता था, लेकिन तभी एरिक की नजर क्रिस्टल क्रॉस गैंग के कुछ लोगों पर पड़ गई। अवेकनर ने तुरंत सबको खींचकर पास के एक वेंडर कार्ट के पीछे छिपा दिया। वे देखते रहे जब गैंग मेंबर्स भीड़ को स्कैन कर रहे थे। ड्रग बायर्स, वांटेड लोग, किडनैप करने लायक टारगेट्स ढूंढते हुए। कुछ मिनट बाद वे आगे बढ़ गए। चलो, एरिक ने फुसफुसाकर कहा, एक जगह ज्यादा देर नहीं रुक सकते। वे फिर आगे बढ़े। थोड़ी दूर पर पुलिस ऑफिसर्स पेट्रोल कर रहे थे। क्या हमें उनसे मदद मांगनी चाहिए? मार्था ने पूछा। एरिक ने तुरंत मना कर दिया। अगर क्रिस्टल क्रॉस गैंग यहां खुलेआम घूम रही है, तो साफ है कि ये कॉप्स भी उनकी प्लेलिस्ट में है। टेंशन साफ महसूस हो रही थी। वे पार्क और बाकी डिस्ट्रिक्ट से दूर होते जा रहे थे और अपने डेस्टिनेशन के करीब, लेकिन यहीं उनकी किस्मत ने साथ छोड़ दिया। क्राउड में चलने की वजह से वे स्लो हो गए थे। सिमोन और उसके लोग उनसे तेज थे और वही स्ट्रीट पर पहुंच गए। आई फाउंड देम, एक थग चिल्लाया। एरिक और बाकी लोगों ने भी सुन लिया। सिमोन ने चिल्लाकर फेस पाम किया, लेकिन अगले ही पल वह और उसके लोग दौड़ पड़े। फक, रन, रन। बच्चे जितनी तेज दौड़ सकते थे दौड़े, लेकिन भीड़ के बीच यह आसान नहीं था। एक थग ने अपनी बो समनिंग पावर इस्तेमाल की। उसने हथियार बुलाया और मैना एरोज चलाने लगा, सीधे ग्रुप की ओर। एरिक और उसके दोस्त लोगों के बीच से बचते हुए भागने लगे। एरोज बहुत तेजी से आ रहे थे। उनकी रिफ्लेक्सेस की वजह से वे बचते रहे, लेकिन राह चलते लोग उतने खुशकिस्मत नहीं थे। एक औरत चीख पड़ी जब उसने किसी को एरो से लगते देखा। पैनिक फैल गया। लोग इधर उधर भागने लगे। ग्लास टूटने की आवाजें आने लगीं, शॉप डिस्प्लेस गिरने लगे और एरोज चले। What the fuck are you doing? एरो चलाना किसने सिखाया तुम्हें? You idiot! सिमोन गुस्सा हो गया। वह आदमी चुप रहा। उसे पता था कि उसने बड़ी गड़बड़ कर दी है। लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। सड़क पर पूरा चाउस फैल चुका था। एरिक और बाकी लोग एरोज और भागते हुए लोगों के बीच से निकलने की कोशिश कर रहे थे, यहां तक कि लोगों को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल करना पड़ रहा था। ग्वेन ने एरिक से चिल्लाकर कहा, हमें यहां से निकलना होगा। क्राउड के बीच हम कुछ नहीं कर सकते।